ये वो कलाकार हैं जो यमराज की भैंस के सर पे बैठ के घर से चलते हैं। इससे आगे की वीडियो ना तो मैं दिखा पाऊंगा और ना ही आप लोग देख पाएंगे, पर फिर भी किसी को लगता है कि रहस्य क्या हुआ है इसका देखना है तो मैं टेलीग्राम पर जरूर शेयर करना चाहूँगा, ताकि कोई भी ऐसी हरकतें करने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि इस तरीके का रहस्य क्या होगा वो देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। वीडियो देखना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि क्या रहस्य हुआ होगा। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम चला रही है, फिर भी आज की डेट में हमारे देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट की वजह से लोगों की जान जाती है। तो अगर थोड़ा सा भी आप लोग इनसे अवेयर होते हैं तो ये चीज़ें दूसरों तक जरूर पहुँचाया करो, ताकि हमारे देश में एक्सीडेंट के जो केसेज हैं वो कम आए और जो कलंक लगा हुआ है हमारे देश में कि हाँ इतने सारे लोगों की जान जाती है इंडिया के अंदर में, क्योंकि वो जो है अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाते, कम से कम वो थोड़ा सुधरे। तो ये एक SLV फैमिली भी कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती है। ओके, आज है 12 नवंबर। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है बहुत शानदार रहने वाला है। बड़े ही प्यार से हम लोग इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट इसलिए क्योंकि काफ़ी कुछ आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलता है, यानी कि इसके अंदर एक तरीके से हर एक चीज़ है जो कि आप लोग अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप लोगों को चाहिए प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में, करंट के साथ में स्टैटिक यानी कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्लस MCQ प्रैक्टिस प्लस आंसर राइटिंग, इसी के साथ में वन लाइनर फैक्ट्स प्लस आप लोगों की वोकेबलरी प्लस आप लोगों का CSAT का क्वेश्चन, आंसर राइटिंग, मेंस कोटेशन, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर ये लेक्चर आप लोग ढंग से कंप्लीट करेंगे तो शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को एक अच्छी डायरेक्शन दे पाएंगे। तो पूरे जोश के साथ में आप लोगों को आगे बढ़ना है। हाउस द जोश, हाउस द जोश। जोश जितना हाई रहेगा उतने ही शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे और अपने काम को सही से अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, जब तक आप लोग अपने टारगेट के लिए जिद्दी होना नहीं सीखोगे तब तक कभी भी आप लोग जो है अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। बोला गया है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी कभी हरा नहीं सकती। अगर जिंदगी में आप लोगों ने एक बार अपना गोल डिसाइड कर लिया और आप लोग उस गोल के पीछे अपना तन मन धन बिल्कुल 100% लगाकर अगर आप लोग चल रहे हैं तो वो गोल आप लोगों का अचीव होगा ही होगा। हो सकता है थोड़ी सी देर हो जाए पर लेकिन अचीव होगा ही होगा। ये मांगता है सबसे बड़ा जो आहुति है वो मांगता है डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन में आकर अगर रेगुलरली आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, अगर रेगुलरली आप लोग 6 से 7 घंटे भी बस पढ़ पा रहे हैं ना, ओनली 6 से 7 घंटे रेगुलर जो पढ़ाई कहते हैं वीडियो के अलावा बैठ के आप लोग सिस्टमेटिक वे में अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आंसर राइटिंग कर रहे हैं 1-8 घंटा, तो ये आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। पर लेकिन एक भी दिन वो छूटना नहीं चाहिए। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर एक आधा दिन छूट जाए तो क्या हो जाए। देखिए, अगर मान लीजिए छूट गया है तो आप लोगों का इसका मतलब है कि आप लोगों को कोई बहुत जरूरी काम आया होगा तभी आप लोगों ने छोड़ा होगा। ऐसा तो है नहीं मजे मजे में छोड़ दिया। अगर छूट गया है तो कोशिश करो कि अगले दिन अपने बैक टू द शेड्यूल आओ और कोशिश करो थोड़ा सा जो कल का छूटा है उसको भी आने वाले सप्ताह में जो भी दिन है आप लोगों के सामने उसमें उसको रिकवर करो जल्दी से जल्दी। यानी कि छूटने का मतलब ये नहीं कि बस छोड़ देना। अगर छूट गया है तो उसका मतलब है उसको रिकवर करना। अगर चीज़ों को छोड़ने की आदत बना ली ना तो फिर आप लोग आज की वीडियो स्किप करोगे, कल का लेक्चर स्किप करोगे, परसों जो है जो भी आंसर राइटिंग स्किप करोगे, तरसों को मॉर्निंग में टाइम पे उठना स्किप करोगे, एक दिन एक्सरसाइज स्किप करोगे, तो आप लोग जो है एक तरीके से ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि आपका दिमाग कभी भी एक जगह स्टेबल रह नहीं पाएगा और वो आप लोगों को हमेशा एक तरीके से ऐसी निगाहों से दिखेगा कि तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा, ये आप लोगों का दिमाग आप लोगों से बोलना स्टार्ट कर देगा। आप लोग बोलोगे कि आंसर राइटिंग कर लेते हैं, कह रहा है चेहरा देखा है शीशे में, आंसर राइटिंग करेगा ये। उसको बोलो कि चेहरा मुझे नहीं तुम्हें दिखाना है मुझे। और कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता यार। आप लोग कोशिश तो करना स्टार्ट करो, आप लोग फिर देखना कितने शानदार तरीके से आप लोग जो है उस चीज़ को लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओगे। थोड़ा थोड़ा चीज़ें करने स्टार्ट करो, आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। थोड़ा थोड़ा अभी मैं एक ऐसे बच्चे से मिला जो कि बेसिकली मणिपुर के थे, ठीक है। तो उनको हिंदी जो है बेसिकली वो ढंग से बोल नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो बात की तो कह रहे हैं कि मैंने कहा हिंदी आती है, कह रही है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मैंने कहा अच्छा। तो वो बात मुझे याद आ गई, थोड़ा थोड़ा। तो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके चलना करना सीखो यार। ज़िंदगी में छोटा छोटा सा स्टेप जब आप लोग उठाओगे ना तो चीज़ें फिर आप लोगों की जो है कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते पाओगे। ओके, आई होप कि ये बात आप लोग समझ रहे होंगे और जो जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ उनको ढंग से अच्छे से इंप्लीमेंट किया करो, फिर देखना रिजल्ट भी बड़ा ही शानदार आएगा। ओके, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे अभी, तो देखता हूँ इनके बारे में कौन बताता है। जो बताएगा उसको एक चॉकलेट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनका रिलेशन इनडायरेक्ट वे में
किससे है? जो हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है उससे है। चलिए अब तो आप लोग समझ गए होंगे। देखता हूँ कौन सही आंसर यहाँ पर दे पाता है। अच्छे से आंसर देना, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है रेगुलर बहुत शानदार तरीके से आंसर देते हैं। तो यहाँ पर सुप्रिया के द्वारा बहुत शानदार तरीके से आंसर दिए गए, तो आप लोग देखते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बड़ी ही जल्दी इनके द्वारा आंसर दे दिए गए थे, यानी कि इनके द्वारा आंसर जो है बहुत जल्दी जो है अपने निपटा दिए गए थे। वीडियो आने के मुझे लग रहा है 2-3 घंटे के अंदर ही आंसर इन्होंने डिटेल में दे दिए थे। और अपना पूरा शेड्यूल भी लिखा इन्होंने। ये शेड्यूल लिखकर अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके देखो क्या 4 चांद लगते हैं। आप लोग खुद को, अपने आप को आंक पाओगे कि आप लोग कहां पर खड़े हो, क्योंकि बातें बोलना और बातें करना, यानी कि एक तरीके से काम कहना और कामों को करना, जो काम होता है बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, वैसे तो ये जो स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को न्यूज़ बताने जा रहा हूँ, वैसे तो जो न्यूज़ होती है ये एंड में आती है, जो न्यूज़ एनालिसिस वाला जो पोर्शन होता है। पर आज मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पर उससे पहले यहाँ पर आप लोगों को पता है कि हमारी जो टीम है वो अभी हार गई इंग्लैंड से, और उसके बाद में हम लोग फाइनल में नहीं पहुंच पाए। तो बहुत सारा हेट कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पर आया हमारी टीम के खिलाफ में। तो यहाँ पर बड़ी ही प्यारी सी जो एक ट्वीट किया गया सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा, जो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हार और जीत ये आप लोग अपनी जिंदगी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये बस यहाँ पर क्रिकेट में इंप्लीमेंट होता है। हार और जीत जो है ना, वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, यानी कि एक साइड में हार है और एक साइड में जीत है। एक जीतेगा दूसरा हारेगा, ये भी तय है। तो दोनों टाइम पर अगर हम लोग अपनी टीम के साथ में रहें तो वो सही होगा, क्योंकि हम लोग जब उनकी जीत को अपनी जीत बताते हैं तो फिर उनकी हार को हम लोग अपनी हार क्यों नहीं बताते हैं। दोनों चीजें होनी चाहिए ना। मतलब जीत हो तो हमारी कि हम जीत गए, हमारा देश जीत गए, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। दीपावली भी शानदार तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी। अब हार गए तो हमारी टीम हार गई, हम भी हार गए तो हम ही हारे ना। तो हम लोग दोनों चीजों को हम लोगों को एक तरीके से खुली बाहों से एक्सेप्ट करना चाहिए, और कहां पर क्या गलती हुई उसको इंप्रूव करके कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। आप लोग ही क्या रहे हैं? पर्सनली मुझे अच्छा लगा, ये बेसिकली स्टेटमेंट मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, तो इसलिए यहां पर आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। ठीक है, इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी यहाँ पर राम सेतु के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप लोगों ने अभी राम सेतु मूवी देखी अक्षय कुमार की? किस किस ने देखी? यस या फिर नो बताएगा किस किस ने देखी अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन किया गया है सेंटर से कि यहाँ पर सुब्रमण्यम जो स्वामी जी की एक प्ली है कोर्ट के अंदर में, उसमें ये बोला गया था कि क्यों ना हम लोग नेशनल हेरिटेज म्यूनमेंट डिक्लेयर कर दें राम सेतु को। ये यहाँ पर बात बोलेगी। बेसिकली राम सेतु जो है, कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि राम सेतु जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से नेचुरल तरीके से अपने आप बनी हुई स्ट्रक्चर है, पर लेकिन उसको तोड़कर वहां पर रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही थी कि ताकि यहां पर अगर कुछ भी सामान इधर से आता है तो श्रीलंका के इधर से जाना पड़ता है, तो ये डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पर लेकिन सोच रहे थे यहां से रास्ता निकाल दिया जाए, तो इसके चलते यहां पर राम सेतु को स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करना पड़ता। उसकी वजह से यहां पर लोगों की जो आस्था है उस चीज को लेकर, उनकी श्रद्धा को बेसिकली ठेस पहुंचती। तो इसके चलते कई सारे केसेस यहां पर टाइम टू टाइम सामने निकल कर आते रहे। पर फिलहाल अभी ये केस जो है आप लोगों को 2007 से पेंडिंग पड़ा हुआ मिलेगा, जिसमें राम सेतु के बारे में बात की जाती है कि राम सेतु, जिसको कई बार हम लोग एडम ब्रिज भी बोलते हैं, कि इसको आप लोग कैसे देखते हैं। तो यहां पर जब सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा बोला गया कि ये हमारी आस्था का मुद्दा है और इसको हम लोग को नेशनल हेरिटेज म्यूनमेंट डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। यहां पर जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ साहब, उनके द्वारा गवर्नमेंट से पूछा गया कि आप लोग इसका जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए, यानी कि उनको एक टाइम ड्यूरेशन दी गई है कि आप लोग 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो है इसका आंसर बताइए कि आप लोग इसको लेकर कैसे सोच रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोग ही क्या रहे, आप लोग बताना। ये बेसिकली राम सेतु ये वही है जब राम जी जो है वो श्रीलंका पहुंचे थे सीता जी को बचाने, उस टाइम से यहाँ पर ये राम सेतु बनाया गया था। बेसिकली जो वानर फोर्स थी, वानर सेना थी, उसके द्वारा। ठीक है, तो ये माना जाता है कि पत्थर जो है उस पर राम लिखकर डाला गया था और वो तैरते रहे। तो ये कुछ आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, और ये पूरी रामायण के अंदर पूरी स्टोरी भी आप लोगों ने देखी होगी। तो ये काफी बड़ा श्रद्धा का ये मुद्दा यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग बताना। बाकी यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, अगर मैप में आप लोग देखेंगे आप लोगों को ये क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ पर ये वाला रीजन और ये वाला रीजन ये बेसिकली कनेक्ट होते हैं पाक स्टेट के थ्रू। यहाँ पर ये तो ये पाक स्टेट भी आप लोग यहाँ पर एक लोकेशन है इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। बाकी एक और छोटी सी न्यूज़ इसके बाद में फिर डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और ये न्यूज़ तो ऐसी है कि अंदर से मुझे एक तरीके से ऐसा फील हुआ, मैंने कहा इस पोस्ट पर जाकर भी यार इंसान ऐसी हरकतें कर सकता है।
तो यानी कि इंसान को डूबकर मर जाना चाहिए। अंडमान निकोबार के एक्स चीफ सेक्रेटरी, यानी कि अंडमान निकोबार के चीफ सेक्रेटरी समझ लो, एक हाईएस्ट पोस्ट होती है जब आप लोग यूपीएससी क्लियर कर जाते हो, जिनका नाम जितेंद्र नारायण, वो गैंग रेप के केस में अरेस्ट हो गए हैं। ये न्यूज़ क्लियर, एक ये न्यूज़ लेने का एक और पर्पज है मेरा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं देश के अंदर में देखने को मिलती हैं कि लड़कियों को जॉब देने के नाम पर उनको बेसिकली एक तरीके से कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतों का शिकार होना पड़ता है। 21 साल की एक लड़की अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर, वहां पर उसको जॉब का प्रॉमिस किया गया और सेक्रेटरी जो है ये इंसान एक मतलब एक तरीके से इंसान क्या बोलूं, जानवर यार, जिसके द्वारा अपने घर पर उस लड़की को बुलाया गया और टॉप ऑफिशियल जो हैं उन्होंने इसका रेप किया लड़की का, इंक्लूडिंग, यानी कि एक ने नहीं, एक तरीके से ये गैंग रेप की कैटेगरी में आ गया। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कितनी घिनौनी हरकत की गई इंसान के द्वारा। जितेंद्र नारायण है बेसिकली इंसान जो कि यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी है, इनको अरेस्ट कर लिया गया है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो लॉयर है उनके लॉयर ने यहाँ पर ये सारी बातें बताई, इस तरीके से समझ सकते हैं। और ये हाई प्रोफाइल केस बन जाता है जब ऐसी पर्सनैलिटी यहाँ पर सामने निकल कर आती है। और सबसे बड़ी बात तो यार हिम्मत है यहाँ पर, जिस लड़की के साथ में ये हो रहा है वो लड़की यहाँ पर एक तरीके से सामने निकल कर आ रही है, वो भी इतने हाई प्रोफाइल लोगों के सामने, वरना ऐसे केसेस जो हैं वो अक्सर कहाँ दब जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता है। तो ये एक गैंग रेप का केस यहाँ पर देखने को मिला। तो इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, अपनी मेहनत के बल पर जो मिल रही है तो उसी के ऊपर फोकस करना है। किसी के बहलावे फुसलावे में आकर किसी को पैसे दे देना या फिर यहाँ पर इस तरीके से बिना जाने अनजाने में किसी के घर पर अकेले चले जाना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर जाना भी है किसी के घर पर इस तरीके से, तो अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पर जाओ, कभी भी इस तरीके से नहीं कि रैंडमली किसी से मिलने ऐसे चले गए। किसी भी यार दोस्त से, बहुत सारे केसेस रिसेंटली अभी ऐसे देखने को मिले, कई सारी लड़कियों के साथ में गैंग रेप हुए और उनमें से मैक्सिमम जो गैंग रेप करने वाले थे वो जानने वाले थे, या तो स्कूल का फ्रेंड था या फिर कोई बॉयफ्रेंड था, जिसके चक्कर में वो किसी होटल के रूम में गई और वहां पर ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिली। ऐसे भी केस है जिसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया ऐसी हरकतों को अंजाम पहुंचाने के लिए। सोशल मीडिया पर दोनों मिले, फ्रेंड हो गए, उसके बाद में फिर चीजें जो हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ी कि बाद में गैंग रेप या फिर उसकी डेथ जो है वो उसका सोल्यूशन निकला बाद में। तो इसलिए कहता हूं ये थोड़ी सी चीजें आप लोग ध्यान रखा करो। सोशल मीडिया का ये जमाना है, इस तरीके की हरकतें अगर कहीं भी देखने को मिले तो उससे सीखो कि हाँ ये सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है, तो कम से कम उनसे आप लोग अलर्ट हो सकते हो। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस के लिए आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। और ये जो केसेस आप लोगों को बताता हूं ना, अगर कहीं पर लिखने के लिए आ जाए गैंग रेप के बारे में या फिर किसी, वहां पर भी आप लोग इनको मेंशन कर सकते हो। सिक्योरिटी के नाम पर आप लोग लिख सकते हो कि यहां पर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर इंसान कहां जाए। तो ये वाली चीजें हैं आप लोग यहां पर, जो कि एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ये बन जाते हैं। जब इस तरीके के एग्जाम्पल आप लोग लिखोगे ना, तब एक अलग ही लेवल का आप लोग का आंसर निकल कर आएगा। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज़ है, जो कि वैसे तो ये न्यूज़ एनालिसिस का पोर्शन होता है एंड में, पर स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जब कोई नई ताजी चीज़ जो है ऐड की जाती है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। और अभी तो यहाँ पर हम लोग 12 नवंबर में बैठे हैं, ये आप लोगों को 18 नवंबर में फिर से न्यूज़ में आता हुआ नजर आएगा। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 18 नवंबर को वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, ये यहाँ पर डिजिग्नेशन इसको दिया गया है। ये नहीं कहने का मतलब यहां पर यह कि बच्चों के खिलाफ जो भी सेक्सुअल एब्यूज होते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस निकल कर आते हैं जिसमें बच्चों के खिलाफ काफी दर्दनाक घटनाएं देखने को मिलती है। और ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं इनके साथ में जो भी वो गलत होता है, वो कोई ना कोई आसपास का जानने वाला सगा संबंधी यहाँ पर ये हरकतें करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। अक्सर जो है आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, कई बार क्या होता है माँ बाप बाहर निकल गए, बच्चे को जो है छोड़कर चले गए किसी पड़ोसी के घर में कि हाँ बच्चे का ध्यान रख लेना, तो ऐसी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सेक्सुअल असोल्ट यहाँ पर निकल कर आता है और ये डे बाय डे ऐसी चीजें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो इनके ऊपर फोकस देना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है अगर ये घटनाएं हम लोग आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो, वरना बहुत बुरी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पर ऐसी कोई भी घटना अगर सामने निकल कर आती है तो इसके लिए बाकायदा फांसी की सजा है। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसी बच्चे के साथ में अगर कोई ऐसी दुर्घटना देखने को मिलती है तो फांसी की सजा है। यहाँ पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद बोला है यहाँ पर इसके बारे में कि जो एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी यहाँ पर सजा होनी चाहिए। एक आप लोग यहाँ पर हमारी कंट्री में ऑपरेशन भी याद रख सकते हैं जिसका नाम है मेघ चक्रा ऑपरेशन जो है यहाँ पर अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा था, जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल जो ऑनलाइन अगर पड़ा हुआ है उसको हटाने की बात की गई थी।
इससे पहले 2021 में एक ऑपरेशन चलाया गया, वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन कार्बन, सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर कोड नेम से, ताकि आईटी एक्ट 2000 के तहत यहाँ पर इस तरह की कोई भी हरकत देखने को मिलती है, कोई मटेरियल, उसको रोका जा सके। और ये पैन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया हमारे देश में, ताकि बच्चों से रिलेटेड जो भी सेक्सुअल ऑफेंस या फिर ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं उसको रोका जा सके। अमेरिका और ब्रिटेन में भी यहाँ पर इस तरीके से काम किया जाता है, इवन यूके के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इन होप करके ग्लोबल नेटवर्क है, लगभग यहां पर 46 कंट्रीज हैं उसके अंदर में, उसके अंदर भी यहां पर इन सब चीजों पर फोकस दिया जाता है कि चाइल्ड रिलेटेड अब्यूज मटेरियल अगर कुछ भी है तो उसको रोका जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा बनता है जिसके बारे में आप लोग यहां पर याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्यों इसको मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, क्योंकि इससे रिलेटेड अब एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा जो इससे मिलता जुलता है, आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फीडबैक दे दिया करो यार, जैसा भी आप लोगों को लगता है डिस्कशन, लाइक कर या फिर डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। और कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो उसको भी आप लोग पूछ लिया करो कमेंट बॉक्स में, ताकि उसका आंसर दिया जा सके। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, 1,67,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं। आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं वीर तालियान के नाम से, और एसएलवी पीडीएफ पर आप लोगों को नोट्स मिल जाते हैं। सारे के सारे टेलीग्राम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, अच्छे से आप लोग इनका एंजॉय कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन देने के लिए। ओके, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी डिटेल में मैं आप लोगों से इसको डिस्कस करना चाहूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आए। बेसिकली हमारे देश में कई सारे कानून हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं, लड़कियों के साथ में कई बार रेप होता है उसके बारे में बात करते हैं, और कई बार यहाँ पर लड़कियां जो हैं उनकी कंसेंट भी रहती है, पर लेकिन यहाँ पर कई बार उन कानूनों का गलत इस्तेमाल भी होता है। यानी कि आप लोगों को पता है जो कानून होते हैं वो लड़कियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए होते हैं, पर लेकिन कई सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जिसमें लड़कियों को प्रोटेक्शन कराने वाले कानून जो है उनका गलत इस्तेमाल किया गया, बेसिकली इंसान को फंसाने के लिए। तो दोनों ही चीजें सही है यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर दोनों को टैकल करना है कि लड़कियों के साथ में कुछ गलत भी ना हो और उस कानून का गलत इस्तेमाल भी ना हो। तो ऐसा बेसिक बैलेंस बनाकर चलना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल काफी डिटेल में हिंदू के द्वारा कवर किया गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और केस है यहाँ पर कर्नाटक हाईकोर्ट का। कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा अभी यहाँ पर यह बात की गई, बेसिकली लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से बेसिकली यहाँ पर यह बोला गया कि एक क्राइटेरिया है हमारे देश में जिसमें हम लोग एज के बारे में बात करते हैं। हमारी कंट्री में अगर बच्चों के बारे में बात करें तो 18 साल से नीचे का अगर कोई भी यहाँ पर बेसिकली इंसान है उसको बच्चा माना जाएगा। ये हमारी कंट्री में कानून के तहत आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं। यानी कि 18 साल जो है वो एक ऐसी एज मानी गई है जिससे नीचे के बच्चे, एक तरीके से जिससे के नीचे को आप लोग बच्चा मानोगे, ये यहाँ पर क्राइटेरिया रखा हुआ है। ये जो क्राइटेरिया है यहाँ पर, अगर मान लीजिए कोई जिसकी एज जो है वो अबोव 16 है और बिलो 18 है, इस कैटेगरी में कई सारे केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें निर्भया वाला केस जो था वो भी इसी कैटेगरी में निकल कर आया था। तो इस एज के बारे में सोचने की बात की जा रही है कि कैसे इस एज के बारे में सोचे, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे देश में एक पोक्सो के नाम से कानून है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये जो कानून है हमारी कंट्री में, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में। आप लोगों को बताना है इसका मिनिस्टर कौन है, ये आप लोग बताएगा। आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर कानून है ये बच्चों को सेक्सुअल असोल्ट से बचाता है, यानी कि बच्चों के साथ में अगर कुछ गलत होता है तो यौन उत्पीड़न बोलते हैं आप लोग, उससे बचाता है, ठीक है। उनकी पोर्नोग्राफी, उनसे रिलेटेड कोई वीडियो ना बनाए, उससे बच्चों को ये बचाता है। और इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट भी बनाने की बात करता है कि हाँ स्पेशल कोर्ट बनाया जाए ताकि वो केस जो है लंबे समय तक पेंडिंग न पड़ा रहे, उस केस का फटाफट जो है वो सोल्यूशन निकल कर आए। ये बातें कहां पर बोली जाती है, ये बातें यहां पर इस पोक्सो एक्ट के तहत बोली जाती है। इंपॉर्टेंट बात आप लोगों में बता दूं, कई सारे राज्यों ने अभी अमेंडमेंट करके अपने यहां पर कानून लेकर आया गया है कि यहां पर अगर कोई भी यहां पर बच्चे के साथ में ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है तो उन्होंने अभी इनहेंस कर दिए हैं यहां पर जो कि पनिशमेंट दिया जाता है, फांसी की सजा भी यहां पर दी जा रही है अगर बच्चे के साथ में कोई भी कैसी भी छेड़खानी करता हुआ पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि आज की डेट में यहां पर तकड़े कानून हो गए हमारे देश में भी, अगर बच्चे के साथ में कोई भी किसी भी तरीके से कैसी भी हरकतें करता हुआ पाया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी खुद बताती है यहां पर कितने सारे केसेस यहां पर देखने को मिलते हैं, बच्चों से रिलेटेड यहां पर कई सारी ऐसी हरकतें सामने निकल कर आती है। तो एक तकड़ा कानून होना लाजमी है अगर हम लोग चाहते हैं इन चीजों को बेसिकली कम करना, पर लेकिन कानून से ही काम नहीं चलता है, ओनली हम लोगों को भी यहां पर जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक के साथ साथ में जो कानून है उसकी हम लोग को एक तरीके से नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसके चलते हम लोग को अवेयरनेस फैलाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर बात की जाए यहाँ पर इसके बारे में तो कई सारे फीचर हैं। सबसे पहले तो पोक्सो एक्ट जो है यहाँ पर बोला जा रहा है
कि ये जेंडर न्यूट्रल टोन पर यहाँ पर एक लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि कोई भी पर्सन, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है, 18 साल से अगर नीचे हो तो यहाँ पर उसके ऊपर फोकस किया जाए। कई जगह यहाँ पर लड़कियों के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, पर लेकिन बच्चों में लड़का और लड़की दोनों होते हैं। ऐसा नहीं कि सेक्सुअल ऑफेंस बस लड़कियों के साथ ही होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा लड़कों के साथ भी जो छोटी एज के बच्चे होते हैं बहुत सारे सेक्सुअल ऑफेंस उनके साथ में होते हैं। तो दोनों को कैटेगरी में यहाँ पर रखा जाए। तो जेंडर न्यूट्रल ये यहाँ पर कानून है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि जरूरी भी है, ठीक है। पर लेकिन कई सारी चीजें देखने को मिलेगी कि रिपोर्टिंग जो है ऑफेंस की वो काफी कम देखने को मिलती है। यानी कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब जानने वाला बनता होता है कोई अगर ऐसी हरकतें करता है तो आसपास का कोई जानने वाला इंसान होगा, यार दोस्त रिश्तेदार कोई सगा संबंधी, वो ऐसी हरकतें करेगा तो उस टाइम पर यहाँ पर जो रिपोर्टिंग होती है वो काफी कम होती है। यानी कि लोग जो है अक्सर इज्जत बेइज्जती उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और पता है कि पनिशमेंट जो है वो काफी तकड़ा है, यानी कि फांसी की सजा भी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर कई बार जो है उस चीज को वो रोक लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है यहां पर इस कानून की, अगर ये कानून जो है इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतने टाइम तक ही आप लोगों को रिपोर्टिंग करनी है, तो कई बार इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। एक तरीके से ना इंसान को फंसाने के लिए भी किया जाता है इस्तेमाल, पर लेकिन अगर बच्चे के साथ में कुछ गलत हुआ है और वो बच्चा उसको बाद में आके बता रहा है तो एक अच्छी बात भी आप लोग यहां पर बोल सकते हो। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि हर एक कानून में कुछ अच्छी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि गलत भी हैं, उनको सुधारना चाहिए हमेशा। इसमें जो बच्चा है उसकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती है, बस यहाँ पर जो कोर्ट है उसके सामने यहाँ पर ये सारी चीजें रहती है, ताकि कल को अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटे तो यहाँ पर बच्चे की जो एक तरीके से आइडेंटिटी सामने आए तो उसके करियर पे काफी मतलब करियर उसकी लाइफ पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ऑलरेडी बच्चा इन चीजों को झेलने की कंडीशन में नहीं रहता है, तो इसलिए जरूरी है कि इनको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इनको एक तरीके से सिक्योर रखने की कोशिश की जाती है, ताकि उनकी बेसिकली जो नाम है उनकी आइडेंटिटी सामने निकलकर न आए। आप लोगों को मैंने अपनी कंट्री के पोक्सो एक्ट के बारे में बताया कि हमारी कंट्री में पोक्सो एक्ट आने के बाद भी हम लोग चीजें ज्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि हम लोग और देशों के कंपेयर में बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। यानी कि और देशों के कंपेयर में तो हम लोग बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं, वो आप लोगों को यहां से दिखेगा। अभी यहां पर पोक्सो एक्ट को लेकर 2019 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई और उसमें बोला गया कि इंडिया का जो लीगल सिस्टम है बच्चों को सेफगार्ड करने के लिए वो बेस्ट जो कंट्रीज हैं उनमें हमारा सिस्टम है, और इवन हमारा देश जो है वो यूके, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ जाता है। इतने अच्छे कानून हम लोगों ने यहां पर बना रखे हैं। इसके अंदर में 2020 में नई ओब्लिगेशन यानी कि नए दायित्व भी डाले गए। देखिए क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, यहां पर कोई भी एक तरीके से इंसान है, एक तरीके से उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। घर पर कोई नौकर रख लिया, ठीक है, उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए प्रॉपर, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर। एक तरीके से अगर बात करें तो बच्चों की सेफ्टी के लिए यहां पर उसको एक तरीके से हर एक इंसान को हम लोगों को यहां पर कहीं ना कहीं उसको सेंसिटिव बनाना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे इश्यूज होते हैं, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी चाहिए यहां पर, जो कि कोई भी टॉलरेंस अगर होता है यहां पर एक तरीके से कोई बच्चों के खिलाफ कोई एक तरीके से गलत चीजें होती है तो जीरो टॉलरेंस यहां पर होना चाहिए। अगर बच्चे के खिलाफ कुछ भी पाया जाता है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तो ये काफी जल्दी जरूरी है। तो इसके चलते यहां पर ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। जो भी बातें मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बताई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने कुछ यहां पर आप लोगों के लिए लिख दिए कि क्या क्या फीचर्स हैं पोक्सो एक्ट के यहां पर, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, बोला गया है कि इट इज एन ऑफेंस टू नोट रिपोर्ट एंड एब्यूज, ठीक है, तो ये एक ऑफेंस की कैटेगरी में है, कोई लिमिटेशन नहीं है। राइट टू कंपनसेशन भी दिया गया है, आइडेंटिटी जो है छिपा के रखनी है, पीरियडिकली वेरिफिकेशन होनी चाहिए, बैकग्राउंड चेक होना चाहिए एवरी एम्प्लॉय जो भी यहाँ पर जो बच्चों के साथ में खासकर इंटरेक्ट करता है, और इसी के साथ में राइट टू लाइफ और सर्वाइवल ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल 21 के तहत भी आप लोगों को यहाँ पर चीज देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, पर फिर भी इतनी कुछ होने के बाद भी कानून का मिसयूज होता है। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, उसी मिसयूज के चलते यहां पर बोला जा रहा है कि इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का नाम लेकर कई बार यहां पर कई सारे लोगों को गलत तरीके से फंसाया जाता है, तो उसको कैसे रोकना है इसके ऊपर फोकस दिया जाता है। जो भी बातें मैंने आप लोगों को अभी बोली है वो ये स्लाइड जो है बखूबी आप लोगों को समझाएगी, ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा। और एक बात बोल दें, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली सारा मटेरियल मिल जाता है, तो टेंशन मत लेना, टेलीग्राम से जाकर पीपीटी को डाउनलोड कर लेना, चाहे आप लोग हिंदी में तैयारी करें चाहे आप लोग इंग्लिश में, तो सारी चीजें दोनों में यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है, तो इसके लिए टेंशन मत लेना, इसको अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है, मिसयूज होता है कानून का, वो कैसे, मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की है, वो एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं एक दूसरे की कंसेंट से। लड़की की उम्र जो है वो 16 साल से ऊपर हो चुकी है,
पर लेकिन फिर भी उसका कंसेंट होने के बाद भी, क्योंकि वो जो है पोक्सो एक्ट के तहत में यहां पर चाइल्ड कंसीडर किया गया है, उसके बाद भी यहां पर इसको कंसेंट नहीं माना जाएगा। यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है तो उसको रेप की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, और रेप के बहुत ही तकड़े यहां पर एक तरीके से पनिशमेंट है अगर किसी के साथ में ऐसा रेप यहां पर होता है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक यहां पर माना जा रहा है। यानी कि अगर बोला जाए गर्ल चाइल्ड 16 की है, पर लेकिन 18 साल से ऊपर जो है वो कंसेंट माना जाएगा, 18 साल से नीचे उसको बच्चा माना जाएगा। उस बच्चे के साथ में अगर कोई दूसरा बच्चा अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं उसकी जिंदगी जो है बर्बाद कर सकता है, चाहे दोनों की सहमति क्यों ना हो। समझ रहे हैं? मान लीजिए उसने सहमति बोल दी कि हाँ हम लोगों ने सहमति से फिजिकल रिलेशन बनाए थे, पर लेकिन घर वाले जो है उसको पकड़ गए और घर वाले बोले कि नहीं हम लोगों को केस करना है, ये सहमति नहीं थी, और लड़की जो है घर वालों के प्रेशर में आकर मना कर गई कि हाँ सहमति नहीं थी, जबरदस्ती थी। समझो अब सामने वाले के साथ में क्या होने वाला है। ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। इसी के चलते यहां पर जो एज है ना, इसके क्राइटेरिया को थोड़ा सा एक तरीके से ढंग से एनालिसिस करने की बात की जा रही है, क्योंकि एक ऐसा जो यंग कपल है वो एक ऐसे जो कि नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहे थे, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जैसा उनको लगे वो एंजॉय कर रहे थे, अब वो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर में आ चुके हैं। अब एक क्राइम कर दिया है उन्होंने यहां पर एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाकर, जो कि रेप की कैटेगरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है अगर इसी चीज का मिसयूज होने लगे। जब तक ये चीज सही है, कानून के हिसाब से चल रही है, पर लेकिन अगर मिसयूज होने लगे तो फिर खतरनाक हो जाता है। बोला जा रहा है कि ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन, यानी कि आंख बंद कर सामने वाले को क्रिमिनल कैटेगरी में डाल देना, डिग्निटी, बेस्ट इंटरेस्ट, लिबर्टी और प्राइवेसी सबका हनन यहां पर होता है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि इसके ऊपर फोकस देना। और ऐसे जब केसेस आते हैं तो कोर्ट के ऊपर और एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ता है, यानी कि कोर्ट जो है वैसे ही इतने सारे केसेस के साथ में जूझ रहा है, अब और केस यहां पर सामने निकल कर आते हैं। तो ये जरूरी है कि इस तरीके के केसेस को ढंग से टैकल किया जाए। तो ये सारी बातें हैं आप लोगों के सामने। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। जहां पर भी जो भी डाउट है क्लियर कर आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसे टॉपिक में अगर डाउट रहेगा तो ये टॉपिक नहीं है, रियलिटी में ये आप लोगों की जिंदगी के आसपास में आप लोगों को चीजें घटित होती हुई नजर आती हैं। और हो सकता है कि आपका कोई आसपास में जान पहचान वाला भी इस तरीके की कंडीशन में फंस जाए, तो एटलीस्ट आप लोगों को नॉलेज तो होनी चाहिए कि हाँ यार ये चीजें हैं, इसके ऊपर इस तरीके से काम करना है। तो ये जरूरी है अंडरस्टैंड करना, ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा आंसर राइटिंग के लिए, और एक क्वेश्चन होगा अटेम्प्ट करने के लिए, वो आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। आंसर राइटिंग का आप लोग यहां पर अच्छे से कर सकते हैं। बात की जा रही है कि बहुत सारे कानून है हमारे देश के अंदर में, पर लेकिन वो फेल हो चुके हैं, क्योंकि हमारे देश में सेक्सुअल एब्यूज के केस जो है बच्चों के खिलाफ वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस डिस्कस करना आप लोगों को इस इश्यू को, ठीक है, ये हमारे देश में जो इश्यू है इसको, इस मुद्दे पर प्रकाश डालना है, कि मुद्दों पर चर्चा करनी है कि आखिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये है। बाकी यहां पर अगर बात की जाए तो अगर बात करें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, जो यहां पर इसके बारे में बात करें, जिसको UNCRC आप लोग बोलते हो, ये बेसिकली 1989 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, ताकि बच्चों के खिलाफ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको टैकल किया जा सके। तो जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखते हैं, उसको नेशनल लेवल पर नहीं, उसको थोड़ा सा एक एंगल आप लोग इंटरनेशनल लेवल का भी उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों का आंसर जो है वो और बेहतरीन हो जाए। तो ये आप लोग जरूर करना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी डायरेक्ट बन जाते हैं। जैसे यहां पर बात की जा रही है राइट टू डेवलपमेंट, ये बच्चे का अधिकार है। राइट टू एक्सप्रेशन, ये अभिव्यक्ति का अधिकार आप लोगों को देखने को मिलेगा। और रिक्रिएशन, यानी कि मनोरंजन आप लोग इसको बेसिकली बोल सकते हैं, तो ये भी यहां पर एक अधिकार है। तो कौन सा सही है? यहां पर ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ABCFD। वीडियो को पॉज कर आंसर दे लिया करो। बाकी आंसर आप लोगों के सामने डी है। कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहां पर आप लोग इसको समझ सकते हैं, आंसर डी हो गया। अब टॉपिक पूरा आप लोगों के सामने है। इस तरीके से टॉपिक को कवर करना चाहिए कि आप लोग हर एक तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सको। बोला क्या गया, पोक्सो एक्ट क्या है, वो सारी चीजें आप लोगों को बता दी। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डे है वो भी बता दिया, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या हमारा देश का एक्ट जो है वो सही नहीं है, पर फिर भी क्या कमी है, उसके ऊपर क्या काम करना है, वो सब चीजें आप लोगों को समझा दी। तो डाउट होगा तो बताना जरूर, उसको जो है दूर किया जाएगा। और फीडबैक अपना जरूर दे दिया करो, जैसा भी आप लोगों को आर्टिकल लगता है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो हमारे समाज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसको हम लोग पीछे छोड़कर नहीं चल सकते। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों से यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाई इसलिए जाता है ताकि आप लोग जो है देश की जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में जान सको, और ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में भी समझ सको, जिनको आप लोग हिंदी में आदिवासी बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड कई सारे फेस्टिवल भी यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर नेशनल लेवल पर जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड, उसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है,
अब की बार का जो यहाँ पर फेस्टिवल है ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है बेसिकली छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर ये फेस्टिवल जो डे है ये फाउंडेशन डे पे यहाँ पर देखने को मिला। तो ये इनोग्रेट किया गया इसका तीसरा संस्करण, यानी कि छत्तीसगढ़ में रायपुर के अंदर में तीसरा संस्करण यहाँ पर इसका देखने को मिला, जो कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल साहब के द्वारा यहाँ पर जो है ये आगे लेकर इनोग्रेट किया गया। बेसिकली इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, जो नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल होता है ये काफ़ी ग्रांड सेरेमनी के साथ में यहाँ पर इनोग्रेट किया गया, और ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है टूरिज्म और कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया छत्तीसगढ़ के। ट्राइबल कम्युनिटी को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनकी बेसिकली उनकी जो एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाती है ताकि एजुकेट किया जा सके, उनकी रिच कल्चर के बारे में लोगों को बताया जा सके। तो नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल जो है ये 2019 से स्टार्ट किया गया था, सेकंड 2021 में देखने को मिला था, और एक अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, जैसे कि अगर कल को मैच करने के लिए आ जाए, आसाम के अंदर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर, तो ये लोकल डांस है यहाँ पर, ये ट्राइबल कम्युनिटी के जो कि मैच करने के लिए अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर इन राज्य से आते हैं आसाम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, यहाँ पर फिर गुजरात, फिर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, इसी के साथ में त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और यहाँ पर सिक्किम। अगर इन एरिया से आप लोग आते हो तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा गया है, पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड या फिर पर्टिकुलर डांस से रिलेटेड कई सारे शब्द देकर आप लोगों को पूछ लेंगे कि ये क्या है, ये डांस है या फिर ये सॉन्ग है या फिर ये कोई आर्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की जो डांस फॉर्म आती है, आप लोगों से पहले भी मैंने शेयर किया और अभी भी यहाँ पर पूरा डिटेल में आप लोगों के सामने यहाँ पर पूरी पीपीटी आप लोगों के सामने है। तो जो भी फोक FOL के इसका मतलब क्या होता है, लोकल। तो इंडिया में जो भी लोकल या फिर ट्राइबल डांस जो है वो डांस फॉर्म परफॉर्म किए जाते हैं अपनी खुशी को, अपने जॉय को एक्सप्रेस करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जब रूम में रहते हैं कि अपना देखें अच्छे से लैपटॉप में अपना बजाया और डांस करने लगे दबा के, ठीक है, कोई भी गाना चला और अपना नाचने लगे। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए डेली डांस भी अपनी लाइफ का पार्ट आप लोग बना सकते हैं। ये आप लोगों की लाइफ को बहुत शानदार तरीके से इंप्रूव करेगा अगर सिस्टमेटिक वे में अगर डांस को आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं। कोशिश करिए थोड़ा बहुत डांस कर ले कीजिए, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है और डांस का डांस हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर हर एक जो भी ओकेजन रहता है कोशिश किया जाता है यहाँ पर इनके द्वारा डांस परफॉर्म किया जा सके। जैसे नया सीजन आता है, नए बच्चे का जन्म होता है, जब खेती बेसिकली हार्वेस्ट किया जाता है, फिर खेती से फसल जो काटी जाती है, ये सारे टाइम आप लोग कोई ना कोई तरह का डांस जो है यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। मैन और वुमेन जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर डांस टुगेदर भी करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ में मिलकर भी यहाँ पर डांस होते हैं और अलग अलग तरीके से भी डांस किए जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग है जब डांस कोई भी किया जाता है किसी भी ऐसे फेस्टिवल का, तो यहाँ पर एक काफी डिफरेंट ड्रेसअप भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक मूवी जो रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में आई, कंतारा मूवी के बारे में आप लोगों ने सुना है, देखिए किसने मूवी आप लोग देखिएगा। अपने ही आप में वो मूवी एक मास्टरपीस है जो पर्टिकुलर एक लोकल एरिया की जो कल्चर को दिखाने की वहां पर कोशिश की गई है बड़ी शानदार तरीके से। उसको आप लोग देखकर समझ जाओगे कि क्या बातें मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि किस तरीके से यहाँ पर जो डांस वगैरह कल्चर वगैरह है उसमें कितना बिलीफ है लोगों का, वो भी आप लोगों को उस मूवी में यहाँ पर दिखता हुआ नजर आएगा। ऐसी मूवीज आप लोग जरूर देखा करो, अपने देश की कल्चर के बारे में कुछ डिफरेंस अगर आप लोगों को देखने के लिए सामने आता है तो ताकि आप लोगों के माइंड में इन चीजों को लेकर क्लैरिटी रहे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, इसके अंदर में ध्यान से देखिएगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर इंडियन जो फोक और ट्राइबल डांस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, बोला गया है इंडियन फोक ट्राइबल डांस जो है वो सिंपल डांस होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं अपनी खुशी या फिर जो हैप्पीनेस एक्सप्रेस जॉय करने के लिए। ठीक है, दूसरा बोला गया यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर इस तरीके से डांस वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं ये कई सारे ओकेजन पे, किसी का जन्मदिन होता है, बर्थ होता है, या फिर कोई एक तरीके से एक कटाई वटाई का सीजन होता है, वो सब चीजें। ठीक है, ये आप लोग देखते हैं। बोला गया कि ओनली वुमेन परफॉर्म करती है यहाँ पर एक्सक्लूसिवली, ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन ऑफ द अबव। तो इनकरेक्ट कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। तो ये सारी डिटेल में मैंने अभी आप लोगों को पढ़ा है यहाँ पर। तो ये जो आप लोग देखोगे यहाँ पर ये बोला गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, इनकरेक्ट पूछा गया, करेक्ट पूछता तो बी होता, इनकरेक्ट पूछा गया तो ए आंसर हो गया। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए ताकि जो चीजें हैं आप लोग माइंड में रख सको। ठीक है, तो ये है बेसिक चीजें, इसको आप लोग ढंग से याद रखिएगा। बाकी जो भी फेस्टिवल्स वगैरह ये बताए गए हैं, कौन से राज्य से आप लोग आते हैं इसके बारे में बताना,
और उसको मैच कर कर उसके सामने जो यहाँ पर ये जो डांस फेस्टिवल है इसका नाम आप लोगों को सामने लिखना है, ताकि लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाओ। और यहाँ पर भी आंसर है, डिटेल में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ओके, कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करो ताकि उसको दूर किया जा सके। दोस्तों, सदियों से चली आ रही है एक लड़ाई कि एक साइड में हमारे जंगल हैं और एक साइड में हमारा डेवलपमेंट है। इन दोनों के बीच में जब बैलेंस की बात आती है तो अक्सर हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग जो हैं वो लड़ते हुए नजर आते हैं। और एक ऐसी ही लड़ाई अभी जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो हो रही है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, जिसके चलते आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा और इससे आप लोगों के कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को ध्यान से सुनना है। अगर कल को क्वेश्चन बने तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। हुआ क्या है, पहले अभी ये समझेंगे। ये जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया, हिंदू के अंदर ये आर्टिकल कुछ दिनों पहले कवर किया गया था, अभी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर यहाँ पर ये कवर किया गया है। तो दोनों का कंबाइन एक जो उन्होंने कहते हैं कि एक मिक्सचर होता है वो आप लोगों के सामने आने वाला है। आप लोग इसको जीएस पेपर 3 जो कि इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है वहां से तो कवर कर ही सकते हैं। वैसे ये आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनको आप लोग जैसे कि जीएस पेपर 1 जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वहां से भी आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो हुआ क्या अभी यहाँ पर, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये न्यूज़ में क्यों है, ताकि आप लोग पूरे टॉपिक को ढंग से समझ पाएं। यूनियन मिनिस्टर जो कि फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उनके द्वारा अभी अपना गुस्सा दिखाया गया छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के ऊपर। आखिर क्यों? छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा जो फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल वाला एरिया है वो यहाँ पर अभी इंडस्ट्री को दे दिया गया है, जिसके चलते यहाँ पर आने वाले टाइम में काफ़ी सारे डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, रोड, रेल और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते यहाँ पर जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये फॉरेस्ट वाला एरिया जो है ये यहाँ पर बिल्कुल खत्म होगा, इसको खत्म कर कर यहाँ पर डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और पहले ये जो जमीन थी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आती थी, अब रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आ गई है। रिवेन्यू मतलब पैसा, उन्हें कहते पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है। तो यानी कि पैसा एक ऐसी चीज हो गई है जिसके चलते यहाँ पर डेवलपमेंट दिखेगा और डेवलपमेंट के चलते यहाँ पर लोग जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोग जो हैं वो खुश रहेंगे। तो इसके चलते कहीं ना कहीं हम लोग इन्वायरमेंट जो कि हमारा वातावरण है उसको हम लोग ताक पर लगा देते हैं। आप लोगों को इंटरेस्टिंग बातें मैं बताऊंगा जिसके चलते आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप लोगों को समझना है तो पहले आप लोग बस ये स्लाइड समझ लीजिए। हमारे संविधान निर्माता वो भी यहाँ पर इन चीज़ों को समझते थे, जानते थे कि आने वाले टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। इसलिए उनके द्वारा भी जब संविधान बनाया जा रहा था कुछ तो प्रोविज़न उन्होंने रखे, कुछ प्रोविज़न जो है यहाँ पर बाद आने वाले टाइम में चेंज किए गए। पर लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस टाइम पर 1947 में जब संविधान बन रहा था, आज की डेट में हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उस टाइम पर उन लोगों को पता था कि ऐसा कुछ यहाँ पर हम लोग बुद्धि का जो विकास है वो हमारा नहीं होगा, हम कुछ ऐसी हरकतें करेंगे। तो उन्होंने पहले से ही प्रोविजन रख दिए ताकि हरकतें रोकी जा सके। ऐसी बात नहीं है, मेनली बात ये है अंग्रेजों के द्वारा जो हरकतें की गई थी वो हरकतों से हम लोग पहले से ही चौकन्ने हो गए थे कि जब अंग्रेज हरकत कर सकते हैं, वो भी ह्यूमन है, इंसान है, तो सेम हरकत हम भी कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जंगलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये आज की डेट में आप लोगों को सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है जिसको आप लोग बोलते हैं बेसिकली फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट शब्द जो है यहाँ पर पहले ये स्टेट लिस्ट के अंदर हुआ करता था, पर लेकिन हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया जिसको आप लोग 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं। तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया इसके चलते यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इसको स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। ये कहाँ पर है? जब हमारे संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो 7वें शेड्यूल के अंदर आप लोगों को 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, सेंटर लिस्ट नहीं लिखा हुआ है वहां पर, यूनियन लिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। तो अगर स्टेट लिस्ट में ये रहता तो ओनली स्टेट इसके ऊपर कानून बना पाता, लॉ बना पाता। अब यहाँ पर ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया है, समवर्ती सूची में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि स्टेट और सेंटर जो है दोनों मिलकर इसके ऊपर कानून बना पाएंगे। तो यहाँ पर फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल और इसी के साथ में जो बर्ड्स हैं उसको ट्रांसफर कर दिया गया स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। और ये कब किया गया? जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 1975 से लेके 1977 1977 तक का। तो सबसे पहले तो अब कहां पर है? यहाँ पर 7वें शेड्यूल के अंदर यहाँ पर ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दूसरा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको उसमें पहुंचाया गया है। यानी कि ऐसा नहीं कि रात को सो रहा था तो कमरे में से उठा और दूसरे कमरे में जाकर लेट गया कि नहीं मुझे तो यहाँ पर मजा आ रहा है ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है संविधान में संशोधन करने का, उसके बेस पर यहाँ पर इसको यहाँ तक पहुंचाया गया है।
अब आप लोगों से इंटरेस्टिंग बातें अगर मैं यहां पर थोड़ी सी करूं तो आर्टिकल 51A यानी कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 51A है उसका जो जी पार्ट है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों से फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करता है। आप लोगों को बता दूं फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आप लोगों को पार्ट 4A के अंदर देखने को मिलती है संविधान में। और मैंने आप लोगों को हमेशा बताया जब भी किसी भी चीज के आगे कैपिटल शब्द में ABCDEFGH कुछ भी ऐसा लिखा रहे, इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिनली हमारे संविधान में ये सारी चीजें नहीं थी, संशोधन कर इनको संविधान में ऐड किया गया है। तो यानी कि इसको भी संशोधन करके ऐड किया गया और इसी टाइम पर संशोधन किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, जिसके चलते फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमारे संविधान का पार्ट बन गई। और इसी में यहाँ पर हमको एक ड्यूटी भी दी गई कि प्रोटेक्ट करना है अपना इन्वायरमेंट, जो भी हमारे पास में नेचुरल इन्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं और जो जंगल है उनको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, ये हमको ड्यूटी दी गई है। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह कि अकेली ये ड्यूटी हमारे पास में नहीं थी, यहां पर अगर बात करें तो ये गवर्नमेंट को भी ड्यूटी दी गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट को यहां पर ड्यूटी दी गई, तो ये ड्यूटी दी गई थी यहां पर आर्टिकल 48A। तो यहां पर जो DPSP है जो कि पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलता है संविधान के अंदर में, तो स्टेट को बोला गया, स्टेट मतलब गवर्नमेंट को भी बोला गया कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है देश के अंदर में जो भी इन्वायरमेंट है और जो भी फॉरेस्ट है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, ताकि देश में इन चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई। इसी के साथ में आप लोगों को पता है ये आर्टिकल कितना धांसू है, आर्टिकल 21 ये बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। जब राइट टू लाइफ यानी कि जिंदा रहने का अधिकार, और वो कब होगा, जब क्लीन इन्वायरमेंट होगा, यानी कि हमारा वातावरण अगर शुद्ध होगा तभी तो हम लोग जिंदा रहेंगे। वातावरण ही अगर बेकार हो गया तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तो इसलिए आर्टिकल 21 जो संविधान के अंदर में है ये यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 51 का जो A का G है, इसी के साथ में 48 का A, तो ये आप लोगों को याद रखने, ये हमारी ड्यूटी है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और क्यों है ड्यूटी, क्योंकि इंसान को जिंदा रहना है, इसलिए ये ड्यूटी यहां पर डाली गई है। तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर आता है। कहां पर आता है, पार्ट 3 जहां पर सारे फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के अंदर में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों को एक बात और बता दूं, कोई भी चीजें ऐसी नहीं थी जो ओरिजिनली सारी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। कुछ चीजें संविधान में इतना गैप छोड़ा गया था ताकि हम जैसे लोग आए और वो चीजों को समझें और उनको लगे कि यार इनको प्रोटेक्शन की अलग से जरूरत है, तो उसके लिए अलग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दे। तो ये भी उसी चीज का पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। अभी यहां पर जब हम लोग इतनी प्रोटेक्शन के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, तो अभी यहां पर मुद्दा क्या देखने को मिल रहा है, मुद्दा यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जब बजट सेशन हुआ यहां पर, बजट सेशन, तो यहां पर लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, ये लार्जर देन द रायपुर जो है आप लोगों को छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो यहां पर ये बस्तर जो रीजन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब यहां पर ये अब आप लोग यहां पर इंडस्ट्रीज या फिर बिल्डिंग जो है वो इजिली डेवलप कर सकते हैं। अगस्त 2022 में जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है, उसका इंटीग्रेटेड जो रीजनल ऑफिसर्स के द्वारा पूछा गया कि ये ट्रांसफर को रोक दो। क्यों, क्योंकि यहां पर आप लोग वायलेशन कर रहे हो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, और इसी के साथ में यहां पर मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनका भी आप लोग उल्लंघन कर रहे हो। यानी कि अगर पर किसी इसी लैंड को आप लोग यहां पर इस तरीके से ट्रांसफर करते हो एक पर्टिकुलर एरिया से, तो ये जो फॉरेस्ट वाला एरिया है इसको आप लोग वहां से खत्म कर दोगे। और ये जो फॉरेस्ट जब खत्म हो रहा है तो इसका मतलब ओनली फॉरेस्ट ही खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में जीव जंतु भी रहते होंगे उस फॉरेस्ट के अंदर में, वो भी वहां पर खत्म होंगे। वहां पर एक प्रॉपर तरीका इन्वायरमेंट होगा वो वहां पर बर्बाद होगा। वहां पर कोई रिवर भी बह रही होगी, यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका पानी भी पोल्यूट होगा। और इसी के साथ में जब डेवलपमेंट किया जाएगा तो और ज्यादा पोल्यूशन वहां से निकल कर आएगा। तो ये सारी बातें जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से यहाँ पर निकल कर आती है। इसीलिए हमारे संविधान से आर्टिकल 21 से आप लोगों को पता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल निकाला गया है, जिसको आप लोग NGT बोलते हैं। NGT का पर्पज ही यही है ताकि इन सब चीजों को हम लोग ढंग से कंट्रोल कर सकें और सही डायरेक्शन में आगे लेकर बढ़ सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग को याद रखना है, इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर देश के अंदर में कोई भी फॉरेस्ट वाला एरिया है और उस फॉरेस्ट वाले एरिया को आप लोग यहां से हटाकर, मतलब फॉरेस्ट का एरिया जंगल का एरिया है और नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए, यानी कि बिना एक फॉरेस्ट के पर्पज के लिए, जैसे कि आप लोग इंडस्ट्री बना रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहां पर कोई माइनिंग खुदाई कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, तो ये एक तरीके से नॉन फॉरेस्ट पर्पज हो गया। यानी कि ऐसा नहीं है आप लोग उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो कई सारे क्लियरेंस आप लोगों को लेने पड़ते हैं। इवन इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट भी यहां पर आप लोगों को करना पड़ता है।
इसके चलते जो पॉलिसीज हैं गवर्निंग फॉरेस्ट को, तो हमारी कंट्री में इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, नेशनल एफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ लगाना, और डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ काटना। ठीक है, तो डी मतलब खत्म करना, डेंजर जोन हो गया, और ए का मतलब होता है यानी कि अच्छा, यानी कि फॉरेस्ट लगाना। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, और शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो कि इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉरेस्ट के, तो उनको भी रिकॉग्नाइज करने की बात की जाती है, उनके फॉरेस्ट अधिकारों के बारे में बात की जाती है। तो एक एक्ट यहां पर यह भी है जो कि इन मुद्दों के बारे में बात करता है। यानी कि इतने सारे कानून हैं, ये सारे लोग जो हैं, ये सारे कानून जो हैं, ये फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और फॉरेस्ट की जमीन को आप लोग इनसे छीन कर उसके ऊपर इंडस्ट्री डेवलप करने जा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग यहां पर जंगल के अंदर रहते हैं उनका क्या होगा रे सांभा, उसके बारे में कौन बात करेगा रे कालिया। तो ये बातें हैं यहां पर जो गवर्नमेंट बोल रही है। यानी कि आप लोगों ने तो बस आप लोगों का मन किया इसको यहां से ट्रांसफर कर दिया, क्या ये सही है? तो इसको लेकर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, जिसके चलते यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन है जो कि स्टैटिक पोर्शन है, और जहां से कई बार क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। बात की जा रही है टैक्स के बारे में। जो पुराने टाइम पर जो टैक्स कलेक्शन किया करते थे यहाँ पर ब्रिटिश टाइम पे, तो आप लोगों को ये सेटलमेंट कुछ देखने को मिलेंगे। एक को बोलते थे परमानेंट सेटलमेंट, दूसरे को बोलते थे रैयतवारी, तीसरे को बोलते थे यहाँ पर महलवारी सिस्टम। अगर इनसे बात करें तो मैच करने के लिए कई बार आप लोगों से पूछा जाता है परमानेंट सेटलमेंट जो है, तो परमानेंट कौन करता है? तो याद रखना एक तरीके से यहाँ पर लॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि लॉर्ड जो है वो कोने में लगा देता है सबको सेटल कर कर जब अपने पे आता है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें थॉमस, यानी कि थर्मस में रायता रखा था और वो रायता फैल गया, तो थॉमस मुनरो, यानी कि रायते में मुरमुरे डले रहते हैं आप लोग कि बूंदी का रायता जो होता है ये इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहां पर रैयतवारी सिस्टम, यानी कि थॉमस मुनरो ने यहां पर रायता फैला दिया, जिसकी वजह से यहां पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर महलवारी सिस्टम, महलवारी का सिस्टम मतलब याद रखिएगा विलियम बैठ गए महल में जाकर। ठीक है, लॉर्ड विलियम महल में जाकर बैठ गए। ठीक है, तो महलवारी, तो बेंटिक मतलब बैठ गए महल में जाकर और वहां पर जाकर टिक लगा रहे हैं कि किस किस का जो है यहां से रेवेन्यू आ गया है। तो परमानेंट सेटल की लॉर्ड जो है कोने में लगा देंगे सबको, इस तरीके से याद रखिएगा। बेंटिक मतलब महलवारी, महल में जाकर बैठ गए बेंटिक, और रैयतवारी थॉमस यानी कि थर्मस में से रायता फैला दिया। तो ये मुझे मतलब उस टाइम पर ये जो चीजें थी कई बार याद नहीं होती थी, तो थोड़ी थोड़ी सी इस तरह की चीजें कई बार तिकड़मबाजी में लगा लेता था, तो मुझे आज याद आ गई जैसे मैंने टॉपिक देखा। ठीक है, अब इतना तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस किसने यहाँ पर ये सिस्टम जो है ये पॉलिसी लेकर आया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें मैं आप लोगों को बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि किस रीजन में ये सेटलमेंट हुआ, जैसे परमानेंट सेटलमेंट जो हुआ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हुआ। यानी कि जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो लॉर्ड जो थे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सबको कोने में लगाते चले गए, और ये वो रीजन है जहां पर सबसे पहले चीजों का कंट्रोल होना स्टार्ट हुआ देश के अंदर में। रायता कहां फैला? रायता फैला जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा थॉमस मुरमुरो के द्वारा, वो साउथ इंडिया में फैलाया गया। तो साउथ इंडिया में यहां पर रायता फैलाया गया। और महल कहां बना? ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में आप लोगों को महल दिखा, और यहां पर जाकर विलियम बैठ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। टैक्स कलेक्ट कौन कौन करता था? परमानेंट सेटलमेंट वाले में जमींदार करते थे, जो गांव के जमींदार होते थे। रैयतवारी सिस्टम में रायता इतना फैल गया, कंपनी डायरेक्टली यहां पर एक तरीके से इकट्ठा कर रही थी। और महलवारी सिस्टम में तो राजा जो है महल से निकलने के लिए तैयारी नहीं है, जो गांव में एक हेड बैठा दिया, उसको बोला कि भाई साहब पैसा इकट्ठा करके आप उनके दरवाजे पे पहुंचा देना। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टैक्स कलेक्ट करने वाले कौन कौन थे यहाँ पर? तो यहाँ पर टैक्स जो यहाँ पर एक तरीके से जो ओनर थे यहाँ पर जो लैंड के, वो अलग थे, यानी कि टैक्स कोई और इकट्ठा कर रहा था और ओनर कोई और थे। अगर परमानेंट सेटलमेंट वाले में बोले तो परमानेंट था, यानी कि जमींदार ही जो एक तरीके से लैंड का ओनर भी था। इसमें तो दोनों इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ठीक है, पर लेकिन रैयतवारी में यहाँ पर फार्मर को ही बताया गया कि आप लोग जो है पहुंचा देना भाई साहब यहाँ पर हवेली, मतलब हवेली तो अगले में रहेगी। ठीक है, तो आप लोग पहुंचा देना बिना रायता फैलाए। तो ये बोला गया यहाँ पर रैयत वाले सिस्टम में। और यहाँ पर लैंडलॉर्ड को रखा गया, यहाँ पर एक तरीके से आप लोग लैंडलॉर्ड की जमीन थी, और यहाँ पर जो एक तरीके से जो यहाँ पर क्या था, ये जो विलेज का जो हेडमैन था ये रखा गया डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने के लिए। ये सारे एक पर्टिकुलर स्लॉट में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काफी। अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग हिस्ट्री के उठा के देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इन 2 स्लाइड से आप लोगों को कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, उठाकर देखिएगा। टैक्स का बर्डन जो था फार्मर पर पड़ता था, हाई टैक्स इंपोज किया जाता था और उसको फ्रीक्वेंटली इंक्रीज करते थे। तो आंसर राइटिंग में भी लिखने के लिए आ जाए
तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा डेटा है। तो ये सिस्टम आप लोग समझिएगा, जो कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों से बनते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट से रिलेटेड बातें चल रही हैं, तो थोड़ा सा जमींदारी सिस्टम भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, जिससे कि आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर सकें। एक जमीन का नाम याद रखिएगा, उसको बोलते हैं ऑरेंज एरिया। ऑरेंज एरिया, ऑरेंज एरिया मतलब अनडेमोक्रेटेड, जो एक तरीके से अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि ऐसा एरिया जो कि प्रोटेक्टेड तो है पर इसको डिमार्केट नहीं किया गया है। कई बार सुना होगा ना आप लोगों ने कि जमीन खाली पड़ी है, अरे नहीं खाली नहीं पड़ी है भाई, गवर्नमेंट की जमीन है ये, ठीक है। तो पता तो है कि गवर्नमेंट की जमीन है पर अब तक डिमार्केट नहीं किया गया है, तो उसको आप लोग ऑरेंज एरिया बोलते हैं। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 का, उसके तहत यहाँ पर ऑरेंज एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। तो एक छोटी सी स्टेटमेंट है ये इसलिए बता दी ताकि आप लोग भूलो ना। इसके बारे में वैसे स्लाइड में आप लोगों को मिल जाएगा जब डाउनलोड करोगे, ठीक है। एक यहाँ पर ये छोटी सी स्लाइड भी है, रैयतवारी, जमींदारी, महलवारी, और ये क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऐसा भी कुछ सिस्टम था क्या, इसके बारे में आप लोग बताइए। अभी जो मैं आप लोगों से बात करता हूँ थोड़ी सी और एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक इस तरीके से कवर कर दूं कि आप लोग इसको कभी भूलो ना। फॉरेस्ट की बात चली रही है तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एक रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ये जो रिपोर्ट है अभी प्रस्तुत की गई, तो इसके चलते आप लोगों से बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि टोटल फॉरेस्ट जो ट्री कवर है हमारे देश में वो कितना है। तो याद रखिएगा 24.62% हो गया है। अब तक मैंने आप लोगों को 2019 की रिपोर्ट पढ़ाई थी, अभी उसमें अपडेट कर लेना, ये अभी नई रिपोर्ट अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एरिया 24.62% हो गया, जो कंट्री के अंदर जो टोटल एरिया है उस पर इतने पर फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। फॉरेस्ट कवर जो है अगर इसको वैसे नापोगे तो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि 7,13,789, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया है, जो कि लगभग 21% है लगभग अगर बात करें तो फॉरेस्ट कवर एरिया है। बाकी जो ट्री होते हैं ना, घरों में पेड़ खड़े हुए हैं, खेत में, गांव में आप लोगों के पेड़ खड़े हुए हैं, तो वो ट्री आ जाते हैं लगभग 2.91%, यानी कि 3% के करीब लगभग आप लोगों को ट्री देखने को मिलेंगे। तो फॉरेस्ट तो वो होता है जैसे आप गांव से, जैसे आप लोग गांव में जाते हैं, कई बार आसपास बहुत बड़े बड़े बाग होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा ना कई बार कि जैसे कि मैं खेत में जब जाया करता था तो हमारे खेत के बीच में बाग पड़ता था, कई बार कि कहाँ पहुंच गया कि बाग के पास में हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप लोग समझ सकते हैं। तो एक बाग बहुत बड़ा एरिया कवर होता है जहाँ पेड़ ही पेड़ होते हैं। और बाकी यहाँ पर अगर बात करें सिंगल जो ट्री है कि यहाँ ट्यूबवेल पे एक पेड़ खड़ा हुआ है, एक पेड़ गाँव में खड़ा हुआ है, एक पेड़ घेर में है, तो आप लोगों ने ऐसे सुना होगा, तो वो वाली चीज आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर तो एरिया जो है ग्रीन, जो बेसिकली एक तरीके से जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या फिर ग्रीन वॉस, तो यहाँ पर इसको कंपेयर करने की बात की जा रही है। तो फॉरेस्ट कवर जो है यहाँ पर अगर बात करें वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द, जो यहाँ पर बात करें इसके विद इन, अगर बात करें विद इन ग्रीन एरिया या फिर ग्रीन वॉस एरिया, तो यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ है लगभग यहाँ पर इतना, ठीक है, यानी कि विद इन इतना और आउटसाइड इतना। तो यानी कहने का मतलब है कि दोनों जगह से पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, रटना नहीं है, पर ये ऊपर वाली लाइन आप लोग जरूर याद रखना। और जो दूसरा बताने जा रहा हूं ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कहां पर फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एरिया। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। कहां पर डिक्रीज हुए हैं, जहां पर फोकस देना है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। याद नहीं आ रहा है तो यहां से आप लोग देख सकते हैं इससे, ये जो पर्टिकुलर बताया है आप लोगों से सिंस 2019, यानी कि जो लास्ट रिपोर्ट आई थी, तो कहां पर इंक्रीज हो गया है और कहां पर लॉस हुआ है, तो ये बता दिए यहाँ पर कहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में और कहां पर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इस पर्टिकुलर जो एक स्लाइड के थ्रू आप लोगों को समझाया गया है यहाँ पर, तो ये आप लोगों को और ज्यादा माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगा, ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे। इसमें थोड़ी सी और चीजें ऐड कर देता हूं मैं, जिससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर बात करें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एरिया फॉरेस्ट कवर में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। तो बात करते हैं यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। याद रखिएगा ये वो एरिया है जहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं स्टेट वाइज। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, और फिर है आप लोगों को महाराष्ट्र में, ठीक है। कौन कौन इन राज्य से निकल कर आता है स्टेट पीसीएस के अंदर, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा। फिर मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया भाई साहब, यहां से आ गया, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अगर बात करें हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज, तो मिजोरम में मजे ले रहे हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मणिपुर में और नागालैंड में, यानी कि जितना एरिया है इनका उसके 84% एरिया में फॉरेस्ट है। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। यहां पर तो अगर एरिया देखा जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश वैसे बड़ा है, तो उसका टोटल एरिया देखेंगे तो एरिया वाइज ये है, पर लेकिन जो यहां पर मध्य प्रदेश बड़ा है, पर लेकिन अपने घर के अंदर में, यानी कि एक इंसान का तो घर है इतना बड़ा, ठीक है, उसके 50% में यहां पर टोटल फॉरेस्ट है, यानी ठीक है, एक इंसान है यहां पर, इसका घर है इतना से यहां पर,
ठीक है। इसके यहां पर भाई साहब टोटल इतने एरिया में फॉरेस्ट है, ओनली 5% एरिया में फॉरेस्ट नहीं है। तो परसेंटेज वाइज तो ज्यादा फॉरेस्ट एरिया इसका है अगर परसेंटेज में देखें, यानी कि ओनली 5% में नहीं है, 95% एरिया में फॉरेस्ट है। पर लेकिन अगर एरिया देखेंगे तो ये पूरा राज्य जो है यहां पर समा जाएगा पूरा। अगर एक पूरे एरिया के बारे में देखेंगे तो एरिया वाइज यहां पर आप लोगों को मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे समझना है यहां पर, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो परसेंटेज वाइज यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये वाले राज्य, और अगर एरिया वाइज तो ये वाले राज्य। अभी बात करते हैं यहां पर वर्ल्ड फॉरेस्ट के बारे में, जो कि अभी 2022 में आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई। तो बोला गया कि अब तक का 422 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है फॉरेस्ट वो खत्म हो चुकी है 1990 से लेकर 2020 तक का। ये वर्ल्ड लेवल की बातें कर रहा हूं अब मैं आप लोगों से, मैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर 289 ये मिलियन हेक्टेयर जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये डिफॉरेस्टेशन हुआ है 2016 से लेकर 2050 तक का, मतलब होने वाला है। यानी कि इतना और लैंड एरिया जो है जो यहां पर कवर है फॉरेस्ट से वो खत्म होने वाला है। 15% अगर बात करें 250 का यहां पर बोला जा रहा है, ये इन्फेक्शियस डिजीज जो आप लोगों को देखने को मिल रही है वो फॉरेस्ट के साथ में कनेक्टेड है। यानी कि टोटल अभी रिसेंटली जितनी भी बीमारी निकल कर आई है वो फॉरेस्ट से निकल कर आई है। इसीलिए अभी आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साफ साफ बोला गया है इस बात को कि फॉरेस्ट वाला जो एरिया है उसको भी साथ में लेकर चलना है। वन वर्ल्ड वन हेल्थ की जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि एक वर्ल्ड है उसके साथ में वन हेल्थ है, यानी कि इनको साथ में लेकर चलना है, और वो यहां से बातें निकल कर आती है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट एरिया यहां पर हो जाता है अगर इसके बारे में बात करें तो, ठीक है। तो यानी कि इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं, ये हेल्थ से रिलेटेड भी मैटर यहां पर जुड़ जाता है। अगर बात करें ग्रोस जो यहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वर्ल्ड की, बोला जा रहा है कि 84 ट्रिलियन इन 2020 में, जो कि डिपेंड करती है यहां पर अगर बात करें ये 31 ट्रिलियन पर ईयर के हिसाब से, और इसी के साथ में हाईली 13 ट्रिलियन पर ईयर के हिसाब से ऑन द इकोसिस्टम। यानी कि अगर बात करें दुनिया में जो हम आज के दिन में फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो मैक्सिमम अगर बात करें कितना डिपेंडेंट है जीडीपी, आप लोग देखते हैं रॉ मटेरियल फॉरेस्ट में से निकाल कर लेकर आए जा रहे हैं, लकड़ियां आप लोग वहां से लेकर आ रहे हैं, वहां से जीव जंतु आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मतलब खेती वगैरह जो भी करते हैं हम लोग खेतों में करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं उसको कैसे कैसे यहाँ पर चीजों को डिफाइन किया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। स्लाइड कुछ और है, ये थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अगर बोला जाए तो वेरी डेंस फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, यानी कि बहुत घने जंगल जहां 70% या फिर उससे अबव फॉरेस्ट है उसको वेरी डेंस बोलते हैं। मॉडरेटली डेंस किसको बोलते हैं, जहां 40 से 70% देखने को मिलते हैं। और ओपन फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, जहां 10 से 40% देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। यहां पर एरिया वाइज कौन कौन से सबसे ज्यादा हैं, तो इस तरीके की बातें हैं परसेंटेज वाइज और एरिया वाइज अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से देखने को मिलते हैं, मॉडरेटली डेंस, यानी कि ज्यादातर एरिया में आप लोगों को ये वाले फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर आप लोगों को वेरी डेंस, और चौथे नंबर पर जो यहां पर डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे भी लगाने के लिए आ जाते हैं। टॉपिक के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, एक बार रटना नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी कई बार इनको रिवाइज करा चुका हूं। एक बार आप लोगों ने अब पढ़ ली, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना 1-2 दिन के बाद में, और फिर आप लोगों से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं उसके थ्रू भी आप लोग यहां पर चीजें याद रख पाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का यही फायदा यहां पर रहता है, ठीक है। तो क्या क्या मैंने बता दिया पहले बता देता हूं, फिर क्वेश्चन को देखता हूं कौन कौन अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। फीडबैक जरूर दे दिया करो। यहां पर क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, फॉरेस्ट के बारे में बातें कर ली, न्यूज में क्यों था ये देख लिया, इसी के साथ में कुछ मैंने हिस्ट्री पढ़ा दी, हालांकि एक्स्ट्रा चीजें थी पर मुझे लगा स्टैटिक पोर्शन है ये कवर कर लेना चाहिए। संविधान का एंगल भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और यहां पर आप लोगों को ये भी मुद्दा बता दिया। बाकी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में जो डेटा है वो भी मैंने बता दिया। यानी कि 3 आर्टिकल मैंने एक जगह इंक्लूड कर दिए। हिस्ट्री का आर्टिकल मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर हिस्ट्री का ये एक अलग आर्टिकल हो गया, आप लोगों को ये पूरा एक टॉपिक हो जाता है पूरा, ठीक है, जिसको लैंड रिवेन्यू सिस्टम बोलते हैं। संविधान का पूरा एंगल बता दिया, ये अलग से टॉपिक था पूरा। पूरी रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को बता दिया, ये पूरी रिपोर्ट अलग से है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ स्लाइड के अंदर समझा दिया, कल को क्वेश्चन ना छूटे ताकि आप लोगों का एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करो कि मन लगे पढ़ने में। एक रिक्वेस्ट है यार, अब जो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे, इन क्वेश्चन को आप लोग पहले अटेम्प्ट करोगे, आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, उसके बाद में आप लोग देखोगे कि हाँ ये जो क्वेश्चन है आप लोग इसको कर पा रहे हो। गलत है तो अच्छी बात है, कोई नहीं, यहीं पर ही गलत हो गया, एग्जाम में नहीं हो रहा है, और सही है तो पीठ थपथपा लेना और अच्छे से मेरी तरफ से, ठीक है। बात की जा रही है स्टेट जो कि यहाँ पर जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, तो कहां पर दी गई है, फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटी में, डीपीएसपी में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो नॉर्मल सी बात है यार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां पर आते हैं, पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उनकी ड्यूटी दी गई है डीपीएसपी के अंदर में। तो सारी चीजें मैंने एक एक कर आप लोगों को यहां पर ये पढ़ाई डिटेल में, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है।
क्वेश्चन है यहाँ पर बात की जा रही है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन द असेंडिंग ये ऑर्डर में। यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज अगर आप लोग बात करें, एरिया वाइज कौन सा फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा आप लोग को एरिया देखने को मिलता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसमें आप लोगों को बताना है यहाँ पर, अगर इसको आप लोग इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे, पॉज कर अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद में आंसर देखिएगा। अभी आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर ये एक स्टेटमेंट भी अगर के लिए आप लोगों को याद है ना, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चीज आप लोग भूलोगे नहीं, ठीक है, कि यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग चीजों को देख सकते हैं। या फिर अपोजिट पूछा जाए, जैसे यहाँ पर असेंडिंग पूछा है या फिर डिसेंडिंग में पूछा जाए, तो दोनों तरीके से आंसर आप लोग देखते हैं। यहाँ पर ये दो आंसर, ठीक है, यानी कि अगर आप लोगों से पूछे कि बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, बी आंसर हो गया। यदि पूछे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सी आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों के सामने, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन आप लोगों से बने तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक इसी में यहाँ पर परसेंटेज वाइज भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, जैसे मैंने बताया था ना कि परसेंटेज वाइज भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो सेम पैटर्न में आप लोगों का परसेंटेज वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। पर यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग यहाँ पर घटते हुए क्रम में पूछा गया है, तो घटते हुए क्रम में आप लोगों को यहाँ पर ये आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है, 4 3 2 1, ठीक है, या फिर 1 2 3 4। अगर असेंडिंग में पूछता तो ए आंसर हो जाता, तो यहाँ पर क्या हो गया, आंसर इसका डी हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को देखना है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में, ठीक है, फॉरेस्ट के बारे में, तो फंडामेंटल राइट के अंदर में है या फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में है या फिर डीपीएसपी के अंदर में है। तो आप लोगों को कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन संविधान में कहाँ पर रखे गए हैं, तो आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो आप लोगों को यहाँ पर मतलब क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ऐसे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी डिटेल में मैंने कवर कराया। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करी और डीपीएसपी के बारे में बात करी, ये हमारी ड्यूटी है और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर 2 और 3, और 2 और 3 कहां पर है, ये बी के अंदर में है, ठीक है। तो यहां से आप लोग देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को लगता है कि एग्जाम में भला आप लोग क्वेश्चन को छोड़ दोगे। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पर लेकिन जितना टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को चीजें पढ़ाई हैं उससे आप लोग इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। बोला गया कि ये पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। बोला गया कि इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पास थ्रू द, जो एक तरीके से नॉर्दर्न राजस्थान, यानी कि जो राजस्थान का जो नॉर्दर्न पोर्शन है उस लैटिट्यूड से होकर गुजरता है। नॉर्दर्न पोर्शन अगर आप लोग ये चलाते हैं तो आप लोगों को हरियाणा आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है, मैं उत्तराखंड भी आ सकता है वैसे, पर लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, या फिर आप लोगों के सामने कौन आएगा, आप लोग बोल सकते हैं यहां से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यानी कि या तो आप लोगों का आंसर जो होगा हरियाणा होगा या उत्तर प्रदेश होगा या फिर अरुणाचल प्रदेश होगा। दूसरी स्टेटमेंट, इट हैज कवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर द फॉरेस्ट एरिया। तो आप लोग समझिए अभी यहाँ पर, अभी मैंने आप लोगों को परसेंटेज वाइज जो फॉरेस्ट कवर यहाँ पर बताया, उसको अगर आप लोग थोड़ा सा भी रिकॉल करोगे तो आप लोग चीजों को समझ पाओगे। बोला गया कि 80% जो एरिया है इसका वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, 80% एरिया बोला गया यहाँ पर। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ठीक है, तो 80% यहाँ पर 80% में कोई सा भी ना तो आप लोगों को हरियाणा देखने को मिलेगा ना उत्तर प्रदेश, ओनली अरुणाचल प्रदेश एरिया जो है वो 79% यानी कि 80% के करीब आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 80% यहाँ पर बोला गया। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो किसके लिए जाती है, अरुणाचल प्रदेश के लिए। ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूटेड प्रोटेक्टेड एरिया, तो ये यहाँ पर 12% इसका एरिया है। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा आप लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा जब एग्जाम में बैठते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये ज्योग्राफिक का एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों से, बड़ा ही बेहतरीन सा। लोकेशन वाइज भी क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछे जाते हैं। फॉरेस्ट कवर के बारे में पूछा गया तो रिपोर्ट भी यहाँ पर इंक्लूड हो गई, ऐसा बोल सकते हैं। तो यूपीएससी थोड़ा सा अलग लेवल पर पहुंच जाती है कई बार, पर लेकिन इतनी गारंटी देता हूं कि जो पढ़ा रहा हूं अगर उसको ढंग से कवर करके जाओगे तो क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, और यही आप लोगों का पर्पज होना चाहिए, ठीक है। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा पूरा टॉपिक, इतनी सारी चीजें कवर कर दी, 3 अलग अलग टॉपिक इसके अंदर कवर कर दिए, वो भी 2 न्यूज़पेपर के। तो अब आप लोगों को कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर उसको भी दूर किया जाएगा। अच्छे से एंजॉय करा करो यार लेक्चर को, तभी लंबे समय तक चीजें भी याद आप लोग रख पाओगे। ओके, ये वर्ल्ड न्यूज मैंने आप लोगों की स्टार्टिंग में ही कवर कर ली। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज होगी आप लोगों की, ये होगी डिफेंस के बारे में। बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और एक नया एंगल आप लोगों को देखने को मिलेगा इस न्यूज़ के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे सोच रहे होते हैं वो न्यूज़ थोड़ा सा उससे डिफरेंट होती है। जब हम लोग उस तरीके से सोचते हैं तब समझ में आता है कि यार हाँ ऐसा भी सोचा जा सकता है, ठीक है। तो बात करूंगा यहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में जो कि गुजरात के अंदर में है। इसका नाम है यहाँ पर नादाबेट। तो ये गुजरात के अंदर में पर्टिकुलर लोकेशन जो है नादाबेट, उसके बारे में आप लोगों से बात किया जाएगा।
अभी है क्या बेसिकली यहाँ पर अगर आप लोग बात करें एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया गुजरात। और ध्यान रखिए गुजरात के साथ में भी पाकिस्तान का एरिया जो है वो टच करता है, जैसे आप लोगों को पंजाब के साथ में देखने को मिलता है। पंजाब में आप लोगों ने देखा वाघा बॉर्डर, यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में है और इसका नाम है यहाँ पर नादा बेट। तो इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकोगे। सबसे बड़ी बात यह है न्यूज में क्यों आ गया, न्यूज में इसलिए आ गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अभी लोगों को बोला गया कि जाओ टाइम निकालो और नादा बेट वाले रीजन में घूम कर आओ एज ए टूरिस्ट, यानी कि एज ए पर्यटन के तौर पर आप लोगों को यहां पर विजिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एक स्कीम है जिसका नाम है सीमा दर्शन, यानी कि अपनी कंट्री की जो सीमाएं हैं उनका दर्शन हम लोगों को करना चाहिए। तो नादा बेट या फिर यहां पर वाघा ऑफ गुजरात भी इसको बोला जाता है, यानी कि जैसे वाघा बॉर्डर पंजाब के अंदर में है, ऐसे इसको वाघा ऑफ द गुजरात बोला गया है। यहां पर एक तरीके से पर्टिकुलर एरिया में बॉर्डर में जो भी लोग रह रहे हैं उनके साथ में हम लोग कैसे कनेक्ट हो सकते हैं वो यहां पर दिखाया गया है। ये बानसकांठा जो बेसिकली जिला है वहां पर देखने को मिलेगा गुजरात के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर 1971 में यहां पर ये यूज किया गया था, यहां पर एनिमी को खतरा एक तरीके से भगाने के लिए, खदेड़ने के लिए यहां पर बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए ये पर्टिकुलर एरिया जो अभी यहां पर इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए डेवलप किया गया है। इसी के साथ में क्वेश्चन जो आप लोगों से बन सकता है वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी कि सीमा दर्शन जो स्कीम है यहां पर गुजरात के अंदर में वो किसका ज्वाइंट इनिशिएटिव है, कौन कौन मिलकर इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनता है। तो याद रखिएगा गुजरात गवर्नमेंट जो है यहां पर वो मिलकर काम कर रही है, जो बीएसएफ है गुजरात का फ्रंटियर में बीएसएफ के साथ में, ताकि यहां पर टूरिज्म को डेवलप किया जा सके इसके द्वारा मिलकर, खासकर उन एरिया में जहां पर पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर टच करता है। इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को यहां पर बेसिकली सुनकर ये थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, क्योंकि जब मैंने पढ़ा मुझे भी डिफरेंट लगा था। आप लोग सोचिए जब यहां पर किसी पर्टिकुलर एरिया में, कोस्टल एरिया में जाते हैं, इन एरिया में खासकर जहां पर एक तरीके से बॉर्डर एरिया में हम लोग जाते हैं, तो यहां पर बॉर्डर एरिया में जो लोग रहते हैं उनको कैसा लगता होगा कि पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर टच कर रहा है, पता नहीं कब जाकर क्या दिक्कतें हो जाए। पर सोचो अगर वहां पर टूरिस्ट के तौर पर हम लोग घूमने जाते हैं तो वहां पर जो लोग हैं वहां से जो माइग्रेट होकर कहीं और जा रहे थे, उनको लगता था हम यहाँ अलग थलग पड़े हुए, वो वहां पर रहना स्टार्ट कर देंगे उन एरिया में। यानी कि एक तरीके से जैसे टूरिज्म बूस्ट होगा वहां पर, तो लोगों का माइग्रेशन जो है वो वहां पर रुक जाएगा और लोग कंफर्टेबल फील करेंगे, उनको लगेगा सब तो आते हैं यहाँ पर, हम कोई अलग थलग नहीं है। तो एक तरीके से माइग्रेशन को रोकने के लिए यहाँ पर और इसी के साथ में टूरिज्म को अगर बढ़ाया जाएगा तो उनके लिए रेवेन्यू का एक सोर्स भी यहाँ पर पैदा होगा। तो उसके चलते सीमा दर्शन स्कीम यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट की बीएसएफ के साथ मिलाकर ये स्कीम है जिसका नाम सीमा दर्शन रखा गया है। और ये पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों से पूछी जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है, नाम याद रखिएगा नादा बेट। ओके, लोकेशन अगर देखना चाहते हैं आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये गुजरात के अंदर में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, ये पाकिस्तान और गुजरात वाले एरिया में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग बेसिकली गुजरात से आते हैं तो शायद आप लोगों ने विजिट किया होगा, किस किस ने इसको विजिट किया है वो आप लोग जरूर बताएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टूरिस्ट पैलेस के तौर पर भी आप लोग देख सकते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर के साथ में भी आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली बात की जा रही है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, यानी कि एक तरीके से मानव विज्ञान के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पर इसी के बारे में स्टडी करेंगे। आप लोगों को पता है हम लोग बेसिकली यहाँ से निकल कर चले और आज की डेट में हम लोग, पहले वानर हमारे पूर्वज थे, आज के डेट में हम लोग बढ़ते बढ़ते कंप्यूटर के सामने बैठ गए और ये माना जा रहा है कि जहाँ से चले थे फिर से हम लोग वही बन गए हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है मतलब कहने का ये है कि कंप्यूटर के सामने बैठ बैठ के हम लोग इसी कैटेगरी में आ गए हैं। मैं तो आ गई हूँ खैर कंप्यूटर के सामने बैठ बैठ के मुझे बेसिकली हंसी आ रही थी एक के तरीके से, मैं अपने साथ में कोरिलेट कर पा रहा था इसको जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था। ठीक है, कि काफ़ी लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठा रहता हूँ। हालांकि अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई है, पहले तो बहुत ही लंबे समय तक बैठा रहता था, अब बीच बीच में जो है पैटर्न चेंज हो गया। चलिए तो अलग बात है, अभी यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको ANSSI आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ये जो सर्वे है इसके द्वारा अभी यहाँ पर ट्राइबल हट यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड एक यूनिक झोपड़ी जो आप लोग यहाँ पर ही देख रही है ये बनाई जा रही है। ये एक तरीका यहाँ पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि कल्चर के बारे में स्टडी करता है और अपने ही तरीके का दुनिया में एक लौता इंस्टीट्यूशन आप लोगों को ये देखने को मिलता है जिसका नाम है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा खासकर ये लेकर चला जा रहा है
ताकि ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में लोग जान सकें, उनके बारे में स्टडी की जा सके, और अगर कल को उनके कल्चर के बारे में हम लोग बात करें तो उनकी कल्चर को लेकर भी यहाँ पर एडमिनिस्टर किया जा सके। तो ये बेसिक मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के साथ में यहाँ पर ये कनेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात की जा रही है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा मेरे मुंह से भी, मैंने जारवा कम्युनिटी के बारे में आप लोगों को बताया। जारवा कम्युनिटी जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि अंडमान निकोबार वाले एरिया में पाई जाती है, ठीक है। लगभग ये माना जाता है 250 से लेकर 400 तक है उनका एस्टिमेशन की वो कम्युनिटी बची हुई है। इसी तरीके से बहुत सारी कम्युनिटी हैं अलग अलग रीजन में। तो उन ग्रुप की जो भी यहाँ पर कल्चर है उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जाती है, कैसे वो रहते हैं, कैसे उनकी ट्रेडिशन है, तो वो दिखाने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर उसको हम लोग डेजिग्नेटेड करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर में भी। खासकर अगर बात करें तो यहाँ पर बेटा कुरुबा करके ये हिली एरिया में कर्नाटक में पाई जाने वाली ट्राइबल कम्युनिटी है, तो इनको भी आप लोग समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर स्टडी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है, ठीक है। कुछ बेसिक बातें अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आप लोगों से शेयर करूं, ये 1945 यानी कि 1945 में बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन, और वाराणसी के अंदर बेसिकली इसको बनाया गया था। वाराणसी के अंदर बनाया तो गया था पर लेकिन इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को वाराणसी नहीं, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कोलकाता के अंदर देखने को मिलेगा। और इसकी ब्रांच पोर्ट ब्लेयर के अंदर में, शिलोंग के अंदर में, देहरादून, उदयपुर, नागपुर और मैसूर जैसे लोकल एरिया में भी आप लोगों को नजर आएगी। यानी कि एक तरीके से अलग अलग एरिया में आप लोगों को इसकी ब्रांच देखने को मिलेगी। ये इंसानों की लैंग्वेज के बारे में, उनकी क्या साइकोलॉजी है कि उसके बारे में एक तरीके से कई सारी स्टडी करती है ताकि चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जा सके, इंसानों की बेसिकली कल्चर को समझा जा सके, और फिर उसके बारे में रिसर्च कर फिर रिजल्ट पब्लिश करती है ताकि स्टूडेंट जो है एंथ्रोपोलॉजी के वो इसको समझ सके। कई सारे बच्चे ना एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो उसको भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी डेवलप हो सके, तो उसके साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। जब पीपीटी डाउनलोड करोगे टेलीग्राम से तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। साइंस के बारे में न्यूज़ है, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर बात करूंगा अपने देश के बारे में भी, क्योंकि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि जिस तरीके से यूएसए के अंदर में स्पेस एक्स आप लोगों को देखने को मिलता है जो शानदार तरीके की परफॉर्मेंस देता है, यानी कि जो बेसिकली यहाँ पर काम करता है स्पेस के फील्ड में। हमारे देश में भी फिलहाल जो है इस पर्टिकुलर एरिया को ध्यान में रखते हुए स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है, और इस एरिया में हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मैंने आर्टिकल भी आप लोगों से डिस्कस किया था, याद होगा। पहला प्राइवेट लॉन्च व्हीकल हमारे देश में जो अभी आप लोगों को देखने को मिला था स्काई रूट के द्वारा, विक्रम एस, जो कि मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। तो हमारे देश में भी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है अभी इसके बारे में अगर पर्टिकुलर मैं आप लोगों से बात करूं तो स्पेस एक्स का फोल्कन ये दुनिया का सबसे हैवी एक आप लोगों को व्हीकल देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा ताकतवर व्हीकल अब तक का यहाँ पर धरती के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ताकतवर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। स्पेस एक्स जो है वो इलोन मस्क की कंपनी है और उसके द्वारा यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है ये बनाया गया है, तो ये तो आप लोग याद रखिएगा। बाकी विक्रम एस जो था यहाँ पर वो अभी इनिशियल फेज में है हमारे देश में, जिन चीजों को हम लोग लेकर चल रहे हैं यहाँ पर हम लोग अभी इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैंने डिस्कस किया था इन स्पेस के बारे में, याद है ना। इन स्पेस हमारी कंट्री में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई जिसके बेस पर हम लोग अपनी कंट्री में प्राइवेट वालों को ला सकते हैं ताकि हमारी कंट्री में प्राइवेट वाले भी आकर इन्वेस्टमेंट करें, इस फील्ड को आगे बढ़ाएं। तो वो मैंने आप लोगों से बताया था। यहाँ पर अभी फोल्कन हैवी रॉकेट के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो रॉकेट है ये जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर बेसिकली सिस्टम को पहुंचाता है काफी शानदार तरीके से। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये अलग अलग ऑर्बिट होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर 64 मीट्रिक टन का जो वेट है उसको लो अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर पहुंचा सकता है ये आसानी से फाल्कन हैवी रॉकेट। 27 मीट्रिक टन जो यहाँ पर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचा सकते हैं यहाँ पर ये, जो कि लगभग आई थिंक 36,000 जो है यहाँ से पृथ्वी से उसके डिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये किलोमीटर के करीब। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये एक ऐसा पावरफुल रॉकेट है जो कि यहाँ पर इलोन मस्क की कंपनी के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये तैयार हो चुका है जो कि शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं। हमारे देश का सबसे हैवी एक सिस्टम कौन सा है ये आप लोगों को बताना है, जो कि काफी शानदार आप लोगों को देखने को मिलता है। अपने देश के बारे में बात कर रहा हूं तो देखता हूं हमारे देश का सबसे हैवी सिस्टम कौन बता पाता है, ठीक है। तो आंसर दीजिए, देखता हूं सही आंसर कौन देता है। एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बात करूंगा और सबसे बड़ी बात यह है ये जो बीमारी है ये अक्सर बॉय चाइल्ड यानी कि जो लड़का है उसके अंदर यहां पर देखने को मिलती है।
उसमें कई सारी प्रॉब्लम निकल कर यहाँ पर आती है। उसकी मसल जो होती हैं एक नॉर्मल पर्सन की कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा एक अलग पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलती है, और इस बीमारी को बोलते हैं ड्यूशेन मसल डिस्ट्रोफी, यानी कि DMS का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये टॉपिक पहले भी कवर करा चुका हूँ, फिर से अभी यहाँ पर न्यूज़ में आए तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बेसिकली जो पर्टिकुलर सिस्टम है इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा डिफेक्टिव जीन जो होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। यानी कि एक तरीके से आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं ये माता पिता से बच्चों में आने वाली बीमारी है। डिस्ट्रोफिन जो जीन है अगर उसमें डिफेक्ट आता है तो ये जीन जो है वो मसल के अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, और मोस्टली ये जो है जो बॉय है उसको इफेक्ट करता है। ये इनहेरिटेड बीमारी है, यानी कि माता पिता से बच्चों में ये बीमारी पहुंचती हुई आप लोगों को नजर आएगी। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और जो भी अक्सर ऐसी जेनेटिक बीमारी होती हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसमें अक्सर आप लोगों को इलाज होने की संभावनाएं काफ़ी एक तरीके से कम होती हैं। यानी कि ये जो बीमारी होती हैं जो माता पिता से बच्चों में फैलती हैं उन बीमारियों को अक्सर आप लोग ला इलाज की कैटेगरी में पाओगे, यानी कि उन बीमारियों की अक्सर जो है वो इलाज नहीं होता है। उसकी थोड़ी सी वही होती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि जैसे कि फिजियोथेरेपी वगैरह करके या फिर मेडिकेशन थोड़ा बहुत करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जा सकता है, पर लेकिन उसको कंप्लीटली जड़ से मिटाया नहीं जा सकता है। तो ये सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर बीमारी है यहाँ पर जैसे इसमें मैंने बताया, जैसे यहाँ पर अनअफेक्टेड जो फादर है और कैरियर अगर मदर है यहाँ पर ये, ठीक है, तो अनअफेक्टेड सन होगा, अनअफेक्टेड ड्यूटर होगी, या फिर यहाँ पर कैरियर ड्यूटर है तो अफेक्टेड सन होगा यहाँ पर। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये कि भले ही यहाँ पर कैरियर जो है वो मदर होगी पर लेकिन अफेक्टेड जो होगा वो सन आप लोगों को देखने को मिलेगा। मसल्स में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जो नॉर्मल मसल्स होती है उससे काफ़ी डिफरेंट मसल्स जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी। कई बार ऐसी बीमारी होती है इसकी वजह से जो है हार्ट फेल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, सांस लेने का सिस्टम जो है वो फेलियर हो जाता है। कई सारी और भी बीमारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक तरीके से रिक्वायर रहती है व्हील चेयर की, खुद की मसल जो है वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाती है कि वो इंसान जो है आसानी से चल फिर सके, घूम सके। इतनी बुरी प्रॉब्लम यहाँ पर बॉडी के अंदर में देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर जेनेटिक बीमारी की वजह से। तो इसके बारे में क्या क्या जाना आप लोगों ने? एक तो ये जो बीमारी है ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, यहाँ पर इसका कोई इलाज नहीं है। अगर किसी को होती है तो उसकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए हम लोग फिजियोथेरेपी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लेकिन इसका पूर्ण इलाज नहीं है। तो ये एक तरीके से इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो कल को अगर कोई क्वेश्चन पूछे पर्टिकुलर बीमारी के बारे में हेल्थ से रिलेटेड, तो आप लोगों से ऐसे जो क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो एक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये माना जाता है कि पहले डायनासोर हुआ करते थे, ठीक है, उनके फिर यहाँ पर बेसिकली डायनासोर से ही आगे जो है पंख लगे, पंख लगने के बाद में उनके 2 आगे के पैर खत्म, फिर 2 पीछे के पैर बच गए और उन्होंने उड़ना स्टार्ट किया। उन्हीं से आज की डेट में जो पक्षी हैं उनका इजाद होता है। वो हम लोगों ने अक्सर पढ़ा है बेसिकली बायोलॉजी के अंदर में। अभी यहाँ पर जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ छिपकली के बारे में। अभी यहाँ पर एकदम छिपकली कहाँ से आ गई न्यूज़ में और इसके बारे में मैं आप लोगों से क्यों बात कर रहा हूँ। देखिए, हम कैसे बने, हमारी ज़िंदगी कैसी है, वो हम लोग अवशेषों से पता लगाते हैं कि जब हमारे अवशेष पाए जाते हैं, कहीं खुदाई की जाती है तो वहाँ पर अवशेष लिखते हैं, उससे हम लोग पता लगा पाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर एक अवशेष देखने को मिला लिजार्ड यानी कि छिपकली का, जो कि स्कॉटलैंड के अंदर में डिस्कवर किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया। और ये माना जा रहा है कि 166 मिलियन साल पुराना है। 1 मिलियन में जो होते हैं वो आप लोगों को पता है बेसिकली जैसे 1 मिलियन में क्या होते हैं 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर अगर उस तरीके से काउंट करोगे तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लेना तो इतने लाख साल पुराना ये हो जाएगा। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो यानी कि बहुत ही पुराना ये एक स्केलेटन जो यहाँ पर एक हड्डी का ढांचा ये आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर मिला है। मिला कहाँ पर है ये? जैसा मैंने बोला अभी आप लोगों को स्कॉटलैंड के अंदर में, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्कॉटलैंड की अपनी कंट्री कंपेयर में। तो यहाँ पर ये है अपनी प्यारी कंट्री, यहाँ से आप लोगों को एग्जैक्ट स्कॉटलैंड यहाँ पर ये दिखाई देगा, कहाँ पर इंग्लैंड बेसिकली, जिसको यूनाइटेड किंगडम भी आप लोग बोलते हैं। इसका पर्टिकुलर नाम भी रखा गया है, इसका नाम रखा गया यहाँ पर बेलार्सिया ग्रासिलिस, ये इसका नाम दिया गया है। और इससे हम लोग अब अंदाजा लगा पा रहे हैं कि जो भी यहाँ पर जो छिपकली है एक तरीके से उससे स्ट्रक्चर कैसी हुआ करती थी और कैसे उसकी स्ट्रक्चर में अब तक चेंज आया है, तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो भी लिजार्ड या फिर जो भी एम्फीबियंस होते हैं
जैसे कि सांप वगैरह हो गए, तो या फिर आप लोग बोलो कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो इस तरीके से मोर देन लगभग 10,000 के करीब स्पीसीज इस कैटेगरी में पाई जाती हैं। तो उनका स्ट्रक्चर पुराने टाइम पर कैसा था, यानी कि लगभग 166 मिलियन साल पहले कैसा था, और अब उनका स्ट्रक्चर कैसा हो गया है, तो उसकी स्टडी की जा सकती है। और उसकी स्टडी कर कर हम लोग एक एनालिसिस कर सकते हैं कि चीज़ों का अगर बात करें हमारी जो बॉडी के ऊपर में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये एक नई स्टडी सामने निकल कर आ रही है, ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो पर्सनली बोलूँ तो यहाँ पर ये काफ़ी एक कारगर एक स्टडी साबित होगी आने वाले टाइम में, जो कि यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे और क्या रिजल्ट निकाल कर आती है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये जो न्यूज़ है ये आप लोग को वन लाइनर टाइप में देखने को मिलती है, पर इसमें से जो पहले वाली न्यूज़ है वो थोड़ा सा मैं डिटेल में कवर करूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमेशा मेरे दिल के करीब रहता है। और बात की जा रही है एजुकेशन के बारे में। अभी बड़ी ही तकड़ी स्टेटमेंट दी गई है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा, और बोला गया है कि एजुकेशन इज नॉट बिजनेस। ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कई सारे इंस्टीट्यूशन है वो बोलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो ठंडा पड़ गया। एजुकेशन इंडिया के अंदर में कभी बिजनेस की कैटेगरी में आता ही नहीं है। अगर आप लोग एक एजुकेटेड पर्सन है और आप लोगों को एजुकेट करने चाहते हैं, तो गुरु दक्षिणा का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पुराने टाइम पर सुना होगा, हमारे देश में फॉलो किया जाता था। पर लेकिन वही गुरु दक्षिणा अगर आज की डेट में बोले तो एक ऐसा प्राइस आप लोग बोल सकते हैं जो कि बच्चे जो हैं अफोर्ड कर सकें देने के लिए, अगर उनको पढ़ाई चाहिए। क्यों ये न्यूज़ में आया? ये न्यूज़ में इसलिए आया अभी रिसेंटली, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बेसिकली आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो यहाँ पर अपहेल्ड किया गया, यानी कि बोला गया आंध्र प्रदेश ने बिल्कुल सही बोला है। जब यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेडिकल कॉलेज में 7 गुना ज्यादा फीस ले रहे थे, यानी कि 724 लाख पर एनम, 24 लाख पर साल मेडिकल कॉलेज जो है वो फीस यहाँ पर ले रहे थे। इसके चलते यहाँ पर बच्चे जो हैं वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंच गए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया कि ये बिल्कुल गलत है, इसको बिजनेस मत बनाओ, एजुकेशन शिक्षा को शिक्षा ही रहने दीजिए। जब यहाँ पर ये हाई कोर्ट का डिसीजन दिया तो लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको तमाच लगाया और बोला कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही बोला है कि एजुकेशन को बिजनेस मत बनाओ, क्योंकि एक बच्चा अगर एजुकेटेड होता है वो आगे चलकर एक समाज में कितना पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, वो चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो मनी के चक्कर में बेसिकली बच्चे की एजुकेशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंपैक्टेड नहीं होनी चाहिए, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल मुझे पर्सनली काफी एक तरीके से अच्छा लगा। ऐसे अगर और भी हाई कोर्ट जो है, अगर कहीं पर फीस बढ़ रही है, कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे स्कूलों ने फीस बढ़ाई, तो काफी अच्छा लगा मुझे उस टाइम पर कई सारे जो है कोर्ट सामने निकल कर आए और उन्होंने इस चीज को रोकने की बात की यहाँ पर। तो ये अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज थी अपने ही आप में, ओके। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी लोगो और थीम जो है वो यहां पर अनवील कर दिया है। ये G20 की प्रेसिडेंसी, यानी कि हम लोग जो हैं G20 के अभी यहां पर एक तरीके से नहीं कि तरीके से मुखिया बनने वाले हैं गांव में बोला था मुखिया, ठीक है, घर का मुखिया। तो हम लोग यहां पर मुखिया बनने वाले हैं, तो उसी के बारे में यहां पर ये इंफॉर्मेशन है। तो प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा लोगो जो है वो अनवील कर दिया गया है। तो ये लोगो जो है G20 प्रेसिडेंसी का, अभी बहुत सारी न्यूज इसके बारे में आएगी, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे जाएंगे अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर में। सारे आर्टिकल कवर करने लायक, डिस्कस करने लायक नहीं है। बीच में मैं डिटेल में G20 के बारे में आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस कर लूंगा एग्जाम के लिए, उससे ज्यादा और पढ़ने की कोई जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। इतने डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, क्वेश्चन के साथ में, आंसर राइटिंग के साथ में, बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में, एक एक पॉइंट उसके अंदर कवर कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग यहां पर जो भी आर्टिकल आ रहे हैं उनको स्किप कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, ठीक है। टेंशन मत लेना, बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी अगर जब यहां पर डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है। पहले भी कवर कर चुका हूं और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करके उसको कवर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 अभी इंडिया के द्वारा 5 देशों को ज्वाइन कर लिया गया, जो कि इजिप्ट में हो रही है। आप लोगों को पता है 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और शर्म करके एक पर्टिकुलर जगह थी, पूरा नाम बताओ, याद करवा दूंगा आप लोगों को जब तक ये चीजें कंप्लीट होगी, ठीक है। 5 देशों के द्वारा मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, यानी कि MAC, मैकबुक नहीं होता है, उसी के बारे में बात की जा रही है, याद रख लेना। उसके हिसाब से इंडिया भी 5 देशों के ग्रुप में अपने आप को ऐड कर चुका है। मैंग्रोव्स क्या होते हैं? जो दलदली फॉरेस्ट नहीं होते हैं, जो अक्सर किनारों पर पाए जाते हैं, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और इससे चीजें जो है वो आगे बढ़ती ही और नजर आएंगी अच्छे लेवल पर, ये आप लोग बोल सकते हैं। तो ये अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर इंडियन एयरफोर्स के, जो हमारी कंट्री में और जो फ्रांस की फोर्स है, दोनों के द्वारा मिलकर ये गरुड़ा एक्सरसाइज का 7th एडिशन यहां पर अभी देखने को मिला जोधपुर के अंदर में। तो एयरफोर्स जो मार्शल है जिनका नाम है VR चौधरी, और इसी के साथ में जो स्टीफन मिल है,
ये बेसिकली फ्रांस के, इनके द्वारा मिलकर हेड किया गया दोनों अपनी अपनी कंट्री की फोर्सेस को, जिसकी वजह से ये न्यूज में है। तो अगर आप लोग एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर फोर्स की वगैरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो कंफ्यूजन आना नहीं है, क्वेश्चन बन जाए तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, उससे आप लोग अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। ठीक है, जहां पर भी जो भी डाउट हुआ करे वो डाउट क्लियर कर ही आगे बढ़ना है, ये मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, तो ये बात याद रखिएगा। ओके, ये है इसकी हिंदी की न्यूज, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी के बारे में यहां पर न्यूज है, ये अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। सेंसस का नाम आप लोगों ने सुना है, जिसको हिंदी में जनगणना बोलते हैं। लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। अभी जो नेक्स्ट जनगणना होने वाली थी वो 2021 में होने वाली थी, पर कोविड-19 के चलते उस जनगणना को हम लोगों ने आगे पोस्टपोन कर दिया, यानी कि एक तरीके से अभी हम लोग चीजें करते जा रहे हैं आगे, तो उसको देखते हैं कब तक कंप्लीट हो पाता है। वैसे भी जनगणना कंप्लीट होने में 2-2.5 साल आराम से लग जाते हैं, कोविड-19 की वजह से अब थोड़ा और टाइम लग गया। गवर्नमेंट के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम जो कि लिंक है सेंसस मैनेजमेंट के साथ में, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है एज ए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि उस पर्टिकुलर सिस्टम को, आप लोगों को पता है अब की बार की जनगणना जो है वो डिजिटल फॉर्म में हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत सारी एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी इसके अंदर ऐड की जा रही है। तो बोला यह जा रहा है कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में उसको डाला जा रहा है, ताकि उसको और ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यह है इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर। ठीक है, यानी कि उसकी प्रोटेक्शन को बढ़ाने की बात यहां पर की जा रही है। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि किसके तहत यहां पर हम लोग ये काम करते हैं, तो याद रखिएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का है, जो कि अमेंड किया गया 2008 में। इसके तहत ये डिसीजन लिया जाता है कि कैसे हम लोग इस तरह की चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, उन्हें कहते हैं कतई बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बने तो माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए। ओके, तो ये हो गई कुछ छोटी कुछ मोटी बातें। बाकी एक वर्ल्ड वाली न्यूज थी जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों की कवर कर ली थी। अब यहां से आप लोगों के आगे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ें और इनका आंसर दें। तो आप लोगों का छोटा करोड़पति सेशन स्टार्ट हो रहा है, छोटो करोड़पति, ठीक है। आंसर देना, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखता हूं कौन सी आंसर देता है, देखो ट्राई किया करो। ठीक है, गलत हो जाएगा तो क्या होगा, यहीं पर गलत हो गया ना, यहां पे थोड़ा ना आप लोगों को मेडल मिल रहे हैं। ठीक है, मेडल आप लोगों को बेसिकली जॉब निकालने के बाद मिलेगा, तो उसके लिए आप लोगों को अपने आप को तैयार करना है। बोला गया कि विच यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा कंडक्ट कराया गया मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया MTSI, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। सही आंसर क्या है? वैसे अगर आप लोग न्यूज के साथ में रेगुलर कनेक्टेड हैं और जैसे मैं चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो चीजें आप लोग सुन रहे हैं ढंग से, तो बड़ी ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं, मैं इसकी गारंटी देता हूं आप लोगों को। ठीक है, अमित शाह जी से रिलेटेड कुछ बातें मैंने कई बार डिस्कस की है ना, समझ जाओ बस। इंटरेस्टिंग है काफी, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, जितने स्टार लगे उतने कम है। बात की जा रही है G20 की प्रेसिडेंसी हमारे हाथ में आ रही है, तो हम लोगों ने इसकी थीम क्या रखी है? बात की जा रही है जन भागीदारी, वासुदेव कुटुंबकम, लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वॉल्वमेंट या भारत माता। क्या सही यहां पर थीम होगी? तो आप लोग कॉमन सेंस से इसका आंसर दे सकते हैं, मैं आप लोग ये बता रहा हूं, अगर आप लोग ढंग से दोगे आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अवार्ड है, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि यहां पर इनके बारे में जाकर पढ़ भी लेना। बेसिकली नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड हमारे देश में दिए जाते हैं, अवार्ड रिकॉग्नाइज करने के लिए सर्विस एक पर्टिकुलर फील्ड में। वो फील्ड कौन सा है? इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, नर्सिंग या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग, इनके पीछे एक स्टोरी मैंने बोला था, आप लोग जाकर पढ़िएगा। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो लाइफ में कुछ करना चाहती थी, पर लेकिन जो वो करना चाहती थी एक ऐसे परिवार से आता था, वो परिवार बोलता था कि तुम अब ये काम करोगी, यानी कि काफी शाही परिवार था और एक तरीके से नर्सिंग का काम जो था उस परिवार की एक तरीके से दायरे के बाहर था, यानी कि उनको ये अलाउ नहीं करना था। तो उसके चलते लड़की जो है वो जैसे तैसे कर कर यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर घुसी और फिर जो वो काम करके गई है उनके नाम पे एक अवार्ड दिया जाने लगा और उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही काम उनके द्वारा किया गया होगा, तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। इसलिए मैंने बोला था कि इसके बारे में थोड़ा सा अगर स्टोरी पढ़ोगी, खासकर लड़कियां, तो उनको काफी ज्यादा अंदर से मोटिवेशन फील होगा। ओके, इंडिया के द्वारा रिसेंटली अभी यहां पर वीक ऑफ द यंग रिसर्चर 2022 प्रोग्राम जो है वो अभी यहां पर देखने को मिला। ये प्रोग्राम जो है आप लोगों को बताना है कौन सी कंट्री के से रिलेटेड है, ठीक है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो यानी कि इंडिया रिसेंटली अभी वीक ऑफ द यंग रिसर्चर 2022 प्रोग्राम, ये डिस्कस भी किया हुआ टॉपिक है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। यूएसए, जर्मनी, फ्रांस या फिर यूके। तो क्या है सही आंसर बताइए, मैंने डिस्कस किया था काफी डिटेल में। ठीक है, आंसर तो ऐसे तो यार मैं एक्सपर्ट आंसर करूंगा ना, जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं वो तो चलो एक बार को ना बताओ जो मैंने पढ़ाई नहीं है, पर जो पढ़ा चुका होता हूं उनके तो आंसर दे दिया करो मेरे दोस्त, अच्छा लगता है। ठीक है, कि हाँ पढ़ाए हुए का आंसर अच्छे से दे रहे हो। ओके,
सीसेट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वीडियो को पॉज कर इसको आप लोग प्रैक्टिस करो और फिर आंसर देना, फिर इसका आंसर बताऊंगा। तब तक इनका 5 क्वेश्चन का आंसर देना आप लोगों को, तब तक मैं आप लोगों को मैं बेस्ट क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूं, चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। एक पर्टिकुलर रिवर जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिवर है और इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको बोलते हैं बेसिकली, इसको जो प्रोनाउंस किया जाता है यहां पर, यह है दानुबे रिवर। ठीक है, तो दानुबे रिवर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर है और ये रिवर जो है दानुबे रिवर जो है ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप के अंदर में, आफ्टर जो वोल्गा रिवर है रसिया की, यानी कि रसिया की वोल्गा रिवर सबसे बड़ी है, उसके बाद में ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलती है। ये रिवर जो है सेंट्रल और सदर्न यूरोप से होती हुई ब्लैक जो फॉरेस्ट से होती हुई ब्लैक सी में जाकर यहां पर मिलती है और ये काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है यहां पर, इसकी लंबाई आप लोग देखते हैं 2850 किलोमीटर लंबी ये रिवर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये रोमन एम्पायर के साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। आज के डेट में लगभग इसके अंदर में 10 यूरोपियन कंट्री होती हैं जिसके थ्रू ये होकर गुजरती है। तो एक ऐसी नदी जो कि 10 कंट्री से होती जाती है, आप लोग उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये सारी रिवर मैं टाइम टू टाइम आप लोगों की कवर करता हुआ चल रहा हूं, इसके बाद में वोकैबुलरी कवर करूंगा काफी डिटेल में। पहले एक बार आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे हैं उनके। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है यूनियन मिनिस्ट्री जो कि कंडक्ट करती है मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बारे में आप लोगों से बात की जा रही है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है, अभी मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, तो आंसर यहां पर इसका बी हो गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो कंप्लीट करती है मदर टंग सर्वे, ये बेसिकली अभी बोला गया है, इनके द्वारा वीडियोग्राफी की गई है 576 लैंग्वेज की। 576 लैंग्वेज जो है आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है और ये जो वेब जो सिस्टम डिजाइन किया जा रहा है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, ताकि कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो है उसको हम लोग ढंग से रख सकें, सिंगवा कर, उन्हें कहते पता चलता रहे कम से कम ये भी लैंग्वेज है। हम लोग कई बार अक्सर लैंग्वेज को पीछे छोड़ दिया करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, G20 की प्रेसिडेंसी, अब तक G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास में थी, अब आ गई है हमारे पास में। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा लोगो और थीम जो है वो लॉन्च किया गया G20 प्रेसिडेंसी का। तो यहां पर जो थीम वगैरह है वो कलर वगैरह तो नेशनल फ्लैग से निकाल कर लेकर आए गए, पर लेकिन अगर बात करें तो यहां पर अगर देखने को मिला आप लोगों को लोगो, तो इसके बारे में बात की जा रही है। जो थीम है यहां पर वो है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये फोकस यहां पर दिया जा रहा है, संस्कृत का जो महा उपनिषद है उससे निकाल कर इसको लाया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लोगो जो है लोगो है भारत। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर नाइट, ये नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो होता है इसके बारे में बात की जा रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो कि नर्सिंग के फील्ड में दिया जाता है, यानी कि जो नर्स नहीं होती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हमारी प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पर ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया 2021 के लिए। ठीक है, तो यहां पर याद रखना जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है ये इंस्टीट्यूट किया गया था 1973 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी सोसाइटी में जो नर्सेज होती हैं उनकी जो सर्विस होती है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं। तो मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया था कि जर्मनी के साथ में मिलकर हम लोग यहां पर यंग रिसर्चर का जो वीक है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम लोग बढ़ा सकें। तो इंडिया एंड जर्मनी के द्वारा मिलकर यहां पर ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कराया गया, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज कराया गया साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च ऑफ इंडिया और जर्मन रिसर्च फाउंडेशन, यानी कि SERB इंडिया और DFG जो कि यहां पर बेसिकली जर्मनी का है। 30 के करीब जो यंग रिसर्चर हैं दोनों कंट्री से, यहां पर वो डिस्कस करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में, और क्या क्या चीजों को प्रमोट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, साइंटिफिक तरीके से चीजों को आगे लेकर बढ़ सकते हैं, उसमें दोनों कंट्री मिलकर काम करेंगे। तो इंडिया और जर्मनी के बारे में ये इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर है यानी कि ए, यानी कि 2.91, और बाकी ये मैथ बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। अब बात करेंगे वोकैबुलरी के बारे में। आप लोगों की इंग्लिश को इंप्रूव करने का काम करेगी, इसी के साथ में आंसर राइटिंग को इंप्रूव करेगा। जब अच्छे शब्द यूज करते हो आप लोग तो लगता है कि आंसर राइटिंग अच्छी की है। जेनरिक शब्द जो है कई बार यूज करते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल बोलचाल भाषा वाले, तो स्टैंडर्ड वर्ड जो यूज होने चाहिए। NDA CDS SSC बैंकिंग में जो एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं वहां पर आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बारे में एक एक बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है,
बोलोविएट का मतलब होता है बेसिकली वाचालता, यानी कि एक तरीके से लंबी लंबी बातें करना और बिना किसी सिस्टमेटिक वे में एक तरीके से खाली बातें फेंकने वाला नहीं होता इंसान, वो सात चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। फेंके जा रहा है, ये हो गया वो हो गया, उसके अंदर प्रॉपर एक ऐसा नहीं कि कोई वेट हो उसकी बातों के अंदर में, तो बोलोविएट वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है। इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना, ठीक है, देखता हूँ क्या सेंटेंस बनाओगे इसके ऊपर, आप माइंड में आता रहना चाहिए जब भी डिस्कस करते रहता हूँ कि इसके ऊपर तो यार ये सेंटेंस बन सकता है, बताइए क्या सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट जो वर्ड है आप लोगों के सामने ये है न्यूरोसिस। तो ये है बेसिकली विक्षिप्त, यानी कि एक तरीके से कोई भी मेंटल या फिर इमोशनल डिसऑर्डर जो कि अफेक्ट करता है पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी को, ठीक है। तो ये एक तरीके से ऐसा शब्द है जो कि आप लोग देख सकते हैं। एक बीमारी के बारे में मैंने आप लोग कई बार बताया जिसका मतलब है डिमेंशिया। कई बार चीज़ों को भूल जाना, एक तरीके से इंसान चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पा रहा है, किसी चीज़ के लिए वो रीजनिंग नहीं दे पा रहा है, उसके समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या बोलना है। ऐसी कई सारी दिक्कतें आप लोगों ने अक्सर कई सारे लोगों में देखी होगी। एज के साथ में कई बार ये बीमारी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। मेंटल डिसऑर्डर इंसान के अंदर देखने को मिलता है, पर लेकिन अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करे और एक बैलेंस डाइट इंसान लेता रहे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि अपने वाली बैलेंस डाइट भी इंसान लेता रहे तो दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय करते रहिए ये बैलेंस डाइट को। एक ही शब्द है, बस उसको कहने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे मैं बोलूँ स्टेड तो आप लोग बोलोगे शांत, पर लेकिन कई सारे लोग शांत इंसान को बोरिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कई सारे इसको ओल्ड फैशन भी बोलने लगते हैं, यार बोलता ही नहीं है, सीरियस रहता है, बताइए ऐसा ऐसे, ठीक है। तो ये शब्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके अपोजिट में जब आप लोग जाएंगे जो उछल कूद करता रहे, ठीक है, न्यू एक तरीके से चीज़ों को एक तरीके से ना एक कई सारी चीज़ों में घुसता रहे नई नई में, तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो ये शब्द कई जगह होते हैं, इनके अलग अलग मीनिंग निकल जाते हैं। शब्द एक ही होता है पर कैसी सिचुएशन में आप लोग यूज़ कर रहे हैं। वो मूवी याद आ रही है जो बेसिकली पीके मूवी, आमिर खान का डायलॉग नहीं है वो कि कोई आप लोगों से बोले क्या हाल चल रहा है, अच्छा है, ठीक है। कोई बोले कि ये हाँ हो गया, अच्छा, ऐसा नहीं हो रहा है, अच्छा, उन्हें वो अच्छा अच्छा करके कई बार बता दे। तो ये सब एक ही है, पर लेकिन सेंस उसको इस तरीके से बोला जा रहा है कि उसके मीनिंग अलग अलग निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा हॉस्टाइल। तो इसी के चलते हॉस्टल ये आप लोगों का एक तरीके से शत्रुतापूर्ण, यानी कि एक ऐसा माहौल विरोधाभास वाला, खतरनाक, हानिकारक, वायलेंट, डेंजरस, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। अपोजिट जाएंगे तो शांतिपूर्ण, सेफ या फिर फ्रेंडली इन्वायरमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इसका अपोजिट वर्ड हो गया। सेंटेंस फॉर्म जरूर करिएगा अगर ये शब्द लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, वरना तो पढ़ाता चला जाऊंगा यार। पिछले देख लो कितने पढ़ा लिए, कितने याद हैं वो चेक कर लेना एक बार, इससे पता चलेगा कितने सीरियसली आप लोग चीजों को पढ़ रहे हो। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर यह एक्सेंट्रिक, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली एक तरीके से डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्म्स, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो चली हुई आ रही हैं उससे हटकर काम करना। यानी कि कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं, कुछ चीजें चल रही हैं समाज में, उससे थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है। तो कहीं डिफरेंट जो चीजें देखने को मिलती है, ये तो एक तरीके से क्या पढ़ के बाहर से आए तो धरती पे पैर ही नहीं रख रहा इंसान, वो वाली चीजें आप लोगों ने कई बार देखी होगी। तो इसको केंद्र भ्रष्ट भी बेसिकली यहाँ पर बोला गया है। और जो पैटर्न फॉलो करे, पुराने रूल रेगुलेशन फॉलो करें, वो बिल्कुल सही है। तो ये शब्द आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर किस किस ने सही आंसर दिया बताइए। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, इनके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो यहाँ पर काफ़ी डिटेल में आंसर दिए गए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। कोई भी क्वेश्चन पूछो तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यार। ये जो पैटर्न है ना, ये अगर एक बार फॉलो करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया ना ढंग से, मैं कसम से कह रहा हूँ यार, आप लोगों की जिंदगी में जो इंप्रूवमेंट आएगा ना, एक बार करके देखो। कई सारे बच्चे जब मेल करते हैं ना तब समझ में आता है, कह रहे कि सर जब से लिखना स्टार्ट किया ना, अपनी इफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है टाइम को यूटिलाइज करने की। उससे पहले समझ में नहीं आता था टाइम कहाँ जा रहा है सारा। तो ये आप लोगों की इफिशिएंसी को इंप्रूव करने का भी तरीका है, अगर इसको सिस्टमेटिक वे में आप लोग यूटिलाइज कर पाते हैं। तो कोशिश करो कि अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करना सीखो, वरना बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। अभी तो कुछ नहीं है, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी, जॉब वगैरह करना स्टार्ट करोगे, तब आप लोगों को इस चीज़ की और ज़्यादा ग्रेविटी समझ में आएगी, क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर समझ में आ गया यार ये तो बिल्कुल ही दिक्कत हो गई, ठीक है। तो जरूरी है इसके ऊपर फोकस करना। तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन जरूर बताना, यानी कि फीडबैक जरूर देना, अच्छा या बुरा जैसा भी आप लोगों को लगा हो तो ये बताना। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। और दिन जो है बिल्कुल हाई जोश के साथ में स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि जोश जितना हाई होगा उतने ही प्रोडक्टिवली अपने दिन को आप लोग यूटिलाइज कर पाओगे। अगर कुछ पर्सनल बातें लिखनी है तो आप लोग यहाँ पर studyloverveer@gmail.com पर मुझे सेंड कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लेक्चर की रेटिंग क्या देंगे 5 में से जरूर बताना, और अपना कल का टाइम कैसे यूटिलाइज किया उसको कितनी रेटिंग देंगे ये भी बताना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।